सारी बातें आपने बता दी, क्या सारी हमें याद रहेगी? बिल्कुल रहेगी। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब जब तक हम आपको, हाँ भाई, टेस्ट में क्या आएगा इस बार वाले में? पहले 4 लेक्चर का सिलेबस, फर्स्ट 4 लेक्चर का सिलेबस टेस्ट में आएगा। क्लियर है? जो 4 लेक्चर में पढ़ाया उसी में से आएगा। टेस्ट में जो आज करा रहा हूं यहां ये वाला नहीं आएगा, ये आगे वाले टेस्ट में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि मैं एक बार डोपा के जो क्वेश्चन है जो लेक्चर नंबर 4 में था उसके मैं आपको एक बार क्वेश्चंस डिस्कस कर दूं। डोपा 3, तो व्हाट इज एंजाइम? इसका शायद किसी को आंसर गलत मिला। एंजाइम प्रोटीन होती है बेटा। तो क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड आएगा आंसर। मोस्टली एंजाइम हमारे पास क्या होती है? प्रोटीन होती है। सेकंड है विच इज नॉट ट्रू फॉर एंजाइम। एंजाइम कैटलिस्ट होता है, सही है। स्पीड बढ़ाता है, नॉट गेट यूज्ड इन रिएक्शन, रिएक्शन में यूज नहीं होता, और गेट यूज्ड इन रिएक्शन, ये गलत है। नॉट ट्रू का मतलब रॉन्ग पूछा हुआ है, तो डी आंसर रॉन्ग है बेटा इसका। डी, सेकंड का डी आएगा। सही है? ठीक है, क्लियर? फटाफट से बेटा 5 मिनट में ये आपके डिस्कस कर देंगे, क्योंकि हर क्लास में मैं कैसे करने वाला हूं, आपको जो मैं डोपा दूंगा अगली क्लास के स्टार्टिंग में डिस्कस करूंगा। तो जैसे अगर आज मैंने डोपा 4 दिया है तो नेक्स्ट लेक्चर में उसको स्टार्टिंग में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? हां, 2 मिनट दो यार, शुरू कर रहे हैं, ऐसे मत बोलो। एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन, जो रिएक्शन एंजाइम कराता है वो कौन से होते हैं? बेटा ध्यान से सुने, जो भी केमिकल रिएक्शंस एंजाइम कराता है उन्हें हम कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शन 2 प्रकार के होते हैं, एक जिसमें चीजों का ब्रेकडाउन होता है उसे कैटाबॉलिक कहते हैं, एक जिसमें चीजों की सिंथेसिस होती है उसे एनाबॉलिक कहते हैं। तो मेरे पास ऑल आ जाएगा, मेटाबॉलिक, एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक, ये सारे तरह के रिएक्शंस कौन कराता है? एंजाइम। तो थर्ड का भी डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, एंजाइम प्रेजेंट इन, ध्यान से सुने बेटा, सभी प्रकार के लिविंग सेल में, सभी प्रकार के लिविंग सेल में हमारे पास साइटोप्लाज्म होता है, और साइटोप्लाज्म होगा तो मेरे पास क्या प्रेजेंट होगा? एंजाइम प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? एंजाइम प्रेजेंट होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और लिविंग सेल कई तरह के होते हैं, प्लांट सेल लिविंग होता है, एनिमल सेल लिविंग सेल होता है, और मेरे पास बैक्टीरिया सेल लिविंग सेल होता है। ये सारे लिविंग सेल हैं। क्या कोई मुझे डेड सेल बता सकता है? हां, आपने क्लास 9th में 9वीं में एक टिश्यू चैप्टर पढ़ा था, उसमें एक डेड सेल था, वेसल। वेसल हमारे पास डेड सेल होता है, उसमें एंजाइम नहीं होंगे। तो आंसर आएगा इसका ऑल लिविंग सेल। क्वेश्चन 4th का बी आएगा। सही है? ठीक है। जो बच्चे जिन्होंने नहीं किया है डोपा वो ध्यान रखें, अगली बार से मैं क्लास में प्रॉपरली डांटूंगा उनको, और हो सकता है पिटाई भी हो सकती है। सर पिटाई कैसे हो सकती है? ऑनलाइन पिटाई के भी ऑप्शन है, मैं बताऊंगा आपको कैसे। ठीक है, क्लियर है? हां। उसके बाद एटीपी सिंथेसिस अकर इन ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन। एटीपी कहां बनता है? सुनो ध्यान से बेटा, मेरे पास एक रिएक्शन है जिसमें क्या हो रहा है, ध्यान से देखेंगे। मेरे पास एक रिएक्शन है जिसमें कंपाउंड होता है पीईपी। पीईपी की फुल फॉर्म है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट नाम से एक कंपाउंड है। इस कंपाउंड से मैं जब क्या बनाता हूं? पाइरुवेट बनाता हूं। यह एक तरीके का कैटाबॉलिक रिएक्शन है। यह क्या है? कैटाबॉलिक रिएक्शन है। इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है। जब एनर्जी रिलीज होगी बेटा, उस एनर्जी से हम क्या करते हैं? एडीपी एक कंपाउंड होता है और उसके बीच में फॉस्फेट के बीच का बॉन्ड बना के एटीपी बना देते हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए कि हमारी बॉडी में बहुत सारे कैटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। कैटाबॉलिक रिएक्शन जो होंगे, उन कैटाबॉलिक रिएक्शन से जो ऊर्जा रिलीज होती है उससे हम एडीपी और फॉस्फेट के बीच का बॉन्ड जोड़ते हैं और उससे एटीपी की सिंथेसिस होती है। तो हमें याद रखना है, क्या सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन में बनती है? नहीं। एनाबॉलिक में बनती है? नहीं। कैटाबॉलिक रिएक्शन में एटीपी बन सकती है। क्या समझ में आ रहा है? सेल के अंदर बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनके अंदर एनर्जी रिलीज होती है। वो एनर्जी, वो ऊर्जा
एडीपी एक कंपाउंड होता है और फॉस्फेट के बीच में बॉन्ड बनाने में यूज हो जाती है। जब वो बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी दोबारा कहीं और मिलेगी। तो एटीपी बनाने के लिए एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी कहां से आएगी? एडीपी प्लस पीआई। जब एटीपी बन जाता है तो कहीं और जाकर किसी और रिएक्शन में अपने आप को तोड़कर एनर्जी देता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, मैं पोल नहीं कराऊंगा क्लास में, उसका रीजन होता है पोल में सेकंड्स लगाने पड़ते हैं, वो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। ध्यान से सुनेंगे बेटा। हां, एक चीज मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, मेरी बात सुने ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। जब हम तापमान बढ़ाते हैं तो एंजाइम क्या करेगा? ज्यादा काम करेगा या कम काम करेगा? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, एंजाइम पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है? मुझे एक चीज आपको समझानी है। हां बेटा, पोल वगैरह में मुझे समय खराब हो जाएगा, मैं आपका समय नहीं लगाना चाहता थोड़ा भी, है ना। आ जाओ, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आपको मैं जल्दी जल्दी से बता दूं। ठीक है, आ जाओ, चला एक क्वेश्चन और देखो। एंजाइम गेट डीनेचर और गेट इनएक्टिवेट एट चेंज टेम्परेचर, चेंज पीएच, दोनों पर हमारे पास खराब हो जाता है, दोनों पर हमारे पास खराब हो जाता है। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, मुझे आंसर करना, देखो आपको पता है कि नहीं। पहला सवाल यह है कि हम फ्रिज में खाना क्यों रखते हैं? क्योंकि वहां लो टेम्परेचर है, हम खाना क्यों रखते हैं? ध्यान से सुनेंगे। दूसरा सवाल यह है कि जब हम फ्रिज में से खाना निकालकर, अभी मान लो गर्मियां चल रही हैं, बाहर रख दें तो जल्दी खराब हो जाता है। और फिर क्या है कि अगर हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो एंजाइम खराब हो जाता है। क्या ये सारी बातें हम रिलेट कर पाएंगे? अभी करते हैं, एक बार इसको जरा पूरा कर ले। क्वेश्चन 7, सबस्ट्रेट नॉट लीव एंजाइम इजिली। देखें भाई, ये हमारे पास एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट का मतलब रिएक्टेंट होता है, ये आसानी से यहां फिट हो सकता है, लेकिन ये कन्वर्ट होगा इसमें, इसे प्रोडक्ट कह रहे हैं। इसे हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। और इसे हम कहते हैं रिएक्टेंट। इसे हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये रिएक्टेंट है, ये आसानी से फिट होगा और प्रोडक्ट फिट नहीं होता। तो रिएक्टेंट जिसे आप सबस्ट्रेट कहते हो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो सबस्ट्रेट नॉट लीव एंजाइम, क्यों नहीं लीव करता? ये इसको आसानी से लगने के बाद क्यों नहीं छोड़ता? क्योंकि उसकी शेप ऐसी है कि वो फिट हो जाएगा, इसमें फिट हो जाएगा। मैं बेटा आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी टेम्परेचर वाली बात, कि फ्रिज में क्यों रखते हैं वो सारी चीजें। एक बार मुझे 2 मिनट टाइम दो थोड़ा सा। मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं? सबस्ट्रेट एंजाइम को नहीं छोड़ता, इसके बारे में हमने बात कर ली। ठीक है, अगला लास्ट क्वेश्चन था, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। भाई कौन सा अमीनो एसिड? जैसे मान लो ये अमीनो एसिड 1 है, इसके बाद अमीनो एसिड 4 आ गया, अमीनो एसिड 6 आ गया, अमीनो एसिड 8 आ गया। ये सीक्वेंस कौन डिसाइड करता है? ये सीक्वेंस डिसाइड करता है डीएनए, क्योंकि डीएनए के अंदर ही इंफॉर्मेशन होती है कि किस प्रकार की प्रोटीन बनाएंगे। आप में से कुछ बच्चों ने मेरे से यह सवाल पूछा था कि सर जब हम दाल पकाते हैं या कोई प्रोटीन पकाते हैं तो प्रोटीन खराब हो जाती है। मुझे प्रोटीन की जरूरत नहीं है, मुझे अमीनो एसिड चाहिए। तो आप चाहे दालें खाओ, चाहे आप एग खाओ या मिल्क लो, उसमें से जो प्रोटीन आपको मिलती है ना, उनके आपको अमीनो एसिड चाहिए। शेप उसकी खराब हो जाने दो, जब वो डाइजेशन होता है तो अमीनो एसिड अलग हो जाते हैं। उस अलग हुए अमीनो एसिड को आप अपने ब्लड में यूज करके सेल पे ले जाएंगे। तो मेरा पॉइंट यह है कि डीएनए डिसाइड करता है कि कौन सा अमीनो एसिड कैसे किधर लगेगा, उससे फाइनली एक प्रोटीन बनती है। हम बाहर से जब किसी की प्रोटीन खाते हैं, जैसे मैंने दाल खाई, तो दाल में जो प्रोटीन होती है वो गर्म होने से हो जाने दो खराब, हमारे स्टमक में एसिड होता है खराब हो जाने दो। खराब होने का मतलब उसकी शेप खराब हो जाएगी, पर उसमें अमीनो एसिड तो रहेंगे ना। अब उन अमीनो एसिड को अलग अलग करने को कहते हैं डाइजेशन। उस अमीनो एसिड को मुझे चाहिए। मतलब मेरा पॉइंट यह है कि जैसे आपने किसी की प्रोटीन खा ली, जैसे ये प्रोटीन है, आपने किसी की ये प्रोटीन खा ली। देखो मेरा पॉइंट सिर्फ यह है कि आपने मान लो किसी की प्रोटीन खा ली, तो आपको किसी की प्रोटीन नहीं चाहिए, आपको उनके क्या चाहिए? आपको उनके अमीनो एसिड चाहिए, ये अलग अलग चाहिए। तो शेप खराब होने से आपको क्या ही फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? बताओ क्लियर है कि नहीं? हां, क्लियर है कि नहीं बताओ।
ठीक है, बफरिंग नहीं हो रहा है। नहीं, खराब सब्जी का मतलब क्या होता है? कोई सब्जी खराब हो गई का एक मतलब क्या है? खाना खराब होने का मतलब बैक्टीरिया ने कुछ हार्मफुल केमिकल बना दिए, उसे कहते हैं खराब हो गया है। सही है। चलिए अब चैट रोको और मेरे उस सवाल का आंसर देना जो मैं आपको समझाऊंगा। मैंने सिर्फ आपसे क्या पूछा था? मैंने आपसे ये पूछा है बेटा, ये हमने आंसर की दी थी, शायद इसमें कोई आंसर गलत रहा हो, कोई बात नहीं, आप चेक कर लेंगे अपने आप से। अब मेरे को जो बताना है वो सुनो ध्यान से। मैंने आपसे ये पूछा है, ध्यान से देखना। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि देखो एंजाइम कैसे काम करता है। ये आपके पास एंजाइम है, ठीक है, ये एंजाइम है, और ये मेरे पास सबस्ट्रेट है। ये मेरे पास क्या है? सबस्ट्रेट। ध्यान से समझना। और ये कन्वर्ट होता है इसमें, प्रोडक्ट में। ये सारे प्रोडक्ट हैं। मैं 3 अलग अलग तापमान बताऊंगा आपको, ध्यान से, बहुत ध्यान से बेटा। ये मेरे पास सबस्ट्रेट है, दिस इज सबस्ट्रेट, दिस इज सबस्ट्रेट, ध्यान दो, बिल्कुल फोकस करो। दिस इज सबस्ट्रेट एंड दिस इज प्रोडक्ट। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि मान लो ये रिएक्शन सेल के अंदर हो रहा है या बीकर के अंदर हो रहा है, क्या सबस्ट्रेट की आंखें हैं एंजाइम को देखने के लिए? क्या सबस्ट्रेट की आंखें होती हैं कि वो अपने एंजाइम को देख ले? नहीं, सबस्ट्रेट की तो सिर्फ शेप होती है। अगर मैं आपसे पूछूं ये सबस्ट्रेट इस एंजाइम तक, ध्यान दे बेटा, ये सबस्ट्रेट इस एंजाइम तक कैसे आता है? डिफ्यूजन से। कैसे आता है? डिफ्यूजन से। मतलब मेरा पॉइंट ये है कि ना एंजाइम की आंखें हैं ना सबस्ट्रेट की आंखें हैं, तो सबस्ट्रेट एंजाइम तक कैसे आता है? वो इधर उधर ऐसे घूमता रहता है और डिफ्यूजन से आता है। मेरी बात समझो। तो मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सबस्ट्रेट एंजाइम तक कैसे आएगा? डिफ्यूजन से। डिफ्यूजन मतलब इधर उधर, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, लेकिन जैसे ही उसे एंजाइम मिलेगा वो फिट हो जाएगा। तो मेरा पॉइंट यह है कि कोई भी सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट एंजाइम तक कैसे आता है? डिफ्यूजन से। पहला पॉइंट समझ में आया? तो सबस्ट्रेट मूव टू एंजाइम बाय डिफ्यूजन। इस पॉइंट में अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो बताओ, डिफ्यूजन क्या होता है? रैंडम मूवमेंट। ये समझ में आया? डिफ्यूजन क्या होता है? रैंडम मूवमेंट। सबस्ट्रेट इधर उधर मूव कर रहा है, जैसे ही उसे एंजाइम मिलेगा वो फिट हो जाएगा, पर उसकी कोई आंखें नहीं है सबस्ट्रेट प्रोडक्ट उसको एंजाइम को देखने के लिए। इतनी चीज समझ में आ रही है? अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इन 3 तापमान पर क्या होगा। पहला, हमने फ्रीजर के अंदर 8 डिग्री पर खाना रख दिया, तो क्या मुझे प्रोडक्ट मिलेगा जल्दी? समझो, ध्यान से सुने बेटा, ध्यान से सुनो। पहले पढ़ो, चैट नहीं करो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बेटा, अगर आप मेरे से कुछ सीखना चाहते हो, मेरी पढ़ाई हुई बातों में बहुत गहराई मिलेगी आपको, धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी बेसिक से पढ़ने की। अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं अच्छी चीजें, जब मैं पढ़ा रहा हूं उस वक्त चैट मत करो। जब मैं कहूं बेटा चैट करो तो आप चैट करोगे, मैं देख लूंगा उसमें डाउट, मेरे को पता है क्या देखना होता है, मैं उसमें से देख लूंगा। सिर्फ सुनो मेरी बात। मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एंजाइम पे सबस्ट्रेट कैसे आता है? डिफ्यूजन से। इसका मतलब सभी तरह के रिएक्शन पानी में होते हैं, क्योंकि चीजें पानी के अंदर ही तो डिफ्यूज कर सकती है। हां सर, पानी मतलब लिक्विड फॉर्म में। यह चीज समझ में आ रही है? तो मैं आपको यह कह रहा हूं कि सबस्ट्रेट एंजाइम तक डिफ्यूजन से आता है। अगर आपने खाने को फ्रिज में रख दिया है, 8 डिग्री सेल्सियस पे रख दिया है, 10 डिग्री के नीचे होता है फ्रिज में, तो उसमें क्या होता है? रिएक्शन स्लो हो जाते हैं। रिएक्शन स्लो हो जाते हैं क्यों? क्योंकि एंजाइम लेस एक्टिव हो जाता है। जैसे मान लो हमारे पास क्या है बेटा, एंजाइम लेस एक्टिव हो जाएगा। आपके पास क्या है? मान लो आपने खाने की चीज में आपने क्या रख दिया? दही रख दी, ठीक है, आपने दही रख दी या कोई भी खाने की चीज रख दी। हर खाने की चीज में कोई ना कोई बैक्टीरिया होता है। अब बैक्टीरिया के एंजाइम या वहां पर जो भी एंजाइम है जो खाने को खराब कर सकते हैं, वो लेस एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि लो टेम्परेचर पर
चीजों का डिफ्यूजन स्लो होगा। अगर सबस्ट्रेट एंजाइम के पास धीरे धीरे आएगा तो प्रोडक्ट भी तो धीरे ही बनेगा। तो अगर हम ये आपको ये समझा रहे हैं कि अगर तापमान कम है तो रिएक्शन की गति घट जाती है। क्यों घट जाती है? स्पीड क्यों घट जाती है? क्योंकि डिफ्यूजन घट जाता है। किसका डिफ्यूजन? सबस्ट्रेट एंजाइम के पास नहीं आ पाता। अब आप टेम्परेचर बढ़ाओ, 20 डिग्री सेल्सियस करो, 30 डिग्री सेल्सियस करो, जैसे जैसे आप तापमान बढ़ाओगे इस सबस्ट्रेट का रेट बढ़ेगा, मतलब उतनी तेजी से वो एंजाइम की तरफ आएगा और वो प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बनाएगा। तो हम ये कहते हैं कि अगर आप किसी खाने की चीज को फ्रिज में रखोगे तो बैक्टीरिया के एंजाइम कम काम करेंगे क्योंकि सबस्ट्रेट डिफ्यूज नहीं कर रहा है। लो टेम्परेचर और कम तापमान में चीजें धीरे धीरे डिफ्यूज करती हैं। ये पता है आपको, ये आपने कक्षा 9वीं में पढ़ा है, जहां पर आपको पढ़ाया गया था कि जब गर्म खाना होता है उसकी ज्यादा स्मेल आती है, ठंडे खाने की कम। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है सर? अब देखो, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो डिफ्यूजन बढ़ रहा है, इसका मतलब रिएक्शन की स्पीड बढ़ रही है, रिएक्शन की स्पीड बढ़ रही है। लेकिन अगर आपने 50 डिग्री सेल्सियस कर दिया, डिफ्यूजन तो बढ़ेगा पर इसकी शेप खराब हो जाएगी। अगर इसकी शेप खराब हो गई, किसकी? एंजाइम की। अब ये बाइंड, ये लगेगा नहीं, रिएक्शन नहीं होगा। तो इसका यह मतलब हुआ लो टेम्परेचर पर एंजाइम कम काम करता है या बिल्कुल नेग्लिजिबल काम करता है। एक ऐसा टेम्परेचर 20 डिग्री, 30 डिग्री, 37 डिग्री ठीक काम करता है। लेकिन जब आप बहुत तापमान बढ़ा दोगे तो डिफ्यूजन तो बढ़ेगा पर जिस पर लगना है उसकी शेप खराब हो जाएगी, तब कैसे काम करेगा? तो क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? लो टेम्परेचर एंजाइम लेस एक्टिव, सही है। नॉर्मल टेम्परेचर जैसे हमारी बॉडी का 37 डिग्री है, एंजाइम प्रॉपरली एक्टिव, अच्छा एक्टिव। उसके लिए वर्ड यूज करते हैं ऑप्टिमम। क्या वर्ड यूज करते हैं? ऑप्टिमम। और जैसे ही टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, डिफ्यूजन तो बढ़ा पर एंजाइम ही खराब हो गया, तो इनएक्टिव। बेटा चैप्टर कब स्टार्ट करोगे? इस तरह के सवाल पूछने से पहले यह बता कि क्या मैं ये इररिलेवेंट पढ़ा रहा हूं? क्या तुझे इसकी आवश्यकता नहीं है? ठीक है, क्लियर है। तो अब आप इस चीज को ध्यान से समझ लेंगे और मैं इसके आगे जा रहा हूं। मुझे मोर और लेस लिख रहा है, बच्चों को समझ में आ गया। रिपीट वाले एक बार दोबारा देखेंगे, ठीक है। मैंने आपको क्या समझाया वो ध्यान से समझो। फ्रिज में खाना इसलिए रखते हैं क्योंकि एंजाइम कम काम करे, फिर नॉर्मल टेम्परेचर पर ठीक काम करता है, खाना खराब हो सकता है। हाई टेम्परेचर पर करने से एंजाइम ही खराब हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाओ। अब मैं आपको चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं। मैंने आपको 2 तरह के सेल्स पढ़ाए थे। सबसे पहले आज मुझे आपको प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ाना है, ठीक है। बेटा डिफ्यूजन तू क्लास 9वीं में जाके पढ़ बेटा, ये तो गलत बात है। डिफ्यूजन क्या होता है? पार्टिकल रैंडम, जैसे मान लो यहां 20 गैस के मॉलिक्यूल है, यहां से कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई डायरेक्शन नहीं होती, रैंडम इधर उधर मूव करते हैं, उसे डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन 2 तरह के मीडियम में होता है, एक पानी में होता है और एक गैस में होता है। एंजाइम हमेशा पानी में ही काम करते हैं। एंजाइम हमेशा किस में काम करते हैं? पानी में, क्योंकि पानी में सबस्ट्रेट का डिफ्यूजन हो सकता है। इसीलिए तुम मुझे बताओ, इसीलिए जब तुम खाना चबाते हो तो सलाइवा के साथ पानी आता है कि नहीं? सिर्फ एंजाइम नहीं चाहिए, पानी चाहिए। 90% से ज्यादा उसमें पानी होता है तुम्हारे सलाइवा में, क्योंकि पानी के प्रेजेंस में एंजाइम के पास सबस्ट्रेट आ पाएगा। आ रही है बात समझ? बिना पानी के एंजाइम काम नहीं कर सकता क्योंकि डिफ्यूजन नहीं होगी। ये क्लियर है? इसीलिए हमें सूखी चीज, ड्राई चीज को डाइजेस्ट करना या उसको खाने में दिक्कत होती है। हां बिल्कुल, यस सर आता है। ठीक है, आजा भाई इधर देख ध्यान से। मैंने जो तेरे को पढ़ाया था अभी तक वो यही पढ़ाया था कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? डीएनए हमारे पास साइटोप्लाज्म में होता है। तो डीएनए कहां पर है? साइटोप्लाज्म में। यह चीज हमने पढ़ी थी। मैं आपको प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ाने जा रहा हूं।
दूसरा, मैंने आपको यूकैरियोटिक सेल में यह पढ़ाया था, यह बड़े साइज का होता है, यह इससे कंपैरेटिवली बड़ा होता है। यूकैरियोटिक सेल बड़ा होता है और इस स्ट्रक्चर को न्यूक्लियस कहते हैं। और इसका डीएनए जो होगा वो कहां होता है बेटा? इसका डीएनए मेरे पास किसमें प्रेजेंट होता है? इनसाइड न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इनसाइड न्यूक्लियस होता है। ये चीज बताई थी। दूसरी चीज मैंने बोली थी कि इसमें ऑर्गेनल प्रेजेंट होती हैं लेकिन मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती। ऑर्गेनल प्रेजेंट बट नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, ऐसी नहीं होती जिसपे मेम्ब्रेन लगी हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसमें मैं लिख रहा हूं ऑर्गेनल जो है, जो भी ऑर्गेनल है वो दो टाइप की हैं। एक विदाउट मेम्ब्रेन है जिसमें मेम्ब्रेन नहीं है, जैसे कि राइबोसोम, और दूसरी मेरे पास क्या थी? मेम्ब्रेन बाउंड थी। अब यहां से आप नोट्स वगैरह अपने लिखने स्टार्ट कर सकते हैं जब मैं बताऊंगा। अब मैं आपको इसमें से प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में डिटेल पढ़ाने जा रहा हूं जो आपकी एनसीईआरटी में है और जो आपको आना चाहिए। ठीक है सर, स्टार्ट करिए। स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की। प्रोकैरियोटिक सेल, ध्यान से सुने। प्रोकैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर होता है या मल्टी सेलुलर? इधर फोकस करो, पहले पढ़ो थोड़ा सा फिर डाउट पूछोगे। प्रोकैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर होता है या मल्टी सेलुलर होता है? ऑलवेज यूनिसेलुलर। इसका क्या मतलब हो गया? ऑलवेज यूनिसेलुलर। इसका मतलब यह हो गया कि मेरे पास, ध्यान से सुनेंगे, मेरे पास प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं। सिर्फ वही ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिंगल सेल में मिले। जो कहां मिले? ओनली सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। ओनली क्या होते हैं? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। ध्यान से सुनना बेटा। अब मैं बात करूंगा बैक्टीरिया के साइज की, कि प्रोकैरियोटिक सेल का साइज क्या होता है। मैं साइज बताने से पहले आपको बायो में यूज होने वाली कुछ यूनिट्स के नाम बताऊंगा। ध्यान से सुनेंगे। क्या आपको मिलीमीटर पता है? मिलीमीटर होता है 10⁻³ मीटर। इसे लिखते हैं माइक्रोमीटर। क्या लिखते हैं इसको? माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर कितना होता है बेटा? ध्यान दो, माइक्रोमीटर कितना होता है? 10⁻⁻6 मीटर। और एक हम लिखते हैं नैनोमीटर। मैं आपको कुछ यूनिट्स बता रहा हूं जो बायो में यूज होंगी। नैनोमीटर, नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर। और एक होती है एंगस्ट्रॉन। ये 4 यूनिट आपकी बायो में यूज होगी। ये 10⁻⁻10 मीटर होती है। ज्यादा आप यूज करोगे ये 3। ठीक है, तो साइज अगर मैं आपको बताता हूं, साइज बताने के 2 तरीके होते हैं। पहला, सुनना ध्यान से, जैसे एक मार्कर ये है और एक मार्कर ये है, तो मैं आपको अगर इसका एग्जैक्ट लेंथ बता दूं, मैं कहूं कि ये 10 सेंटीमीटर का है और ये 2 सेंटीमीटर का है। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि मैं कह दूं ये बड़ा है ये छोटा है। 2 तरीके होते हैं, एग्जैक्ट लेंथ बताऊं या मैं कहूं कि एक बड़ा है एक छोटा है। यहां पर ये चीज समझ में आ रही है? तो ये मेरे पास यूनिट्स हैं बेटा, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉन। ये यूनिट बायो में यूज होंगी। अब मैं आपको जब साइज बताऊंगा तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लगने लगेगा कि मैं एग्जैक्टली क्या साइज बता रहा हूं। नॉर्मल बैक्टीरिया, एक नॉर्मल प्रोकैरियोटिक सेल, एक नॉर्मल प्रोकैरियोटिक सेल, ध्यान से सुने बेटा, वो हमारे पास 2 से लेकर 5 माइक्रोमीटर होता है। आप देख लो, 2 से 5 माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁻6 मीटर। इतना बड़ा होता है, मतलब माइक्रोस्कोप से दिखेगा, आंख से दिखेगा नहीं। माइक्रोमीटर इतना छोटा होता है कि आंख से नहीं दिखेगा। तो 2 से 5 माइक्रोमीटर होता है। अब इसमें भी कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, जिन्हें मैं कहता हूं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा जो है वो हमारे पास एक जगह 0.3 लिखा हुआ और एक जगह 0.1 लिखा है। तो 0.1 माइक्रोमीटर है। अगर आप ध्यान से देखो, यहां 2 लिखा है या 0.1 लिखा है, ये इसका 10 गुना छोटा हो गया। आप देख पा रहे हो कि नहीं? यहां 2 से 5 माइक्रोमीटर है। माइकोप्लाज्मा
माइकोप्लाज्मा एनसीईआरटी ने एक जगह 0.3 लिखा है, एक जगह 0.1 लिखा है, कौन सा लेना है? दोनों ले सकते हो, ठीक है। कभी ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा नीट में कि कोई एक पूछे। तो आपको मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं? बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा रहा हूं। पहले मेरी बात सुने ध्यान से। आपने एक वर्ड सुना है फोन, जिससे बात करते हैं? हां सर सुना है। फोन के अंदर अलग अलग टाइप आ जाती है, आईफोन आ जाता है, सैमसंग आ जाता है, ये सारा आ जाता है। ऐसे ही प्रोकैरियोटिक सेल एक वर्ड है, उसके अंदर ध्यान सुनेंगे, उसके अंदर हम वो लाते हैं बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया की टाइप होती है कौन सी? माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया, ये उसकी टाइप है। जैसे फोन की टाइप होती है ना कि भाई ये सैमसंग है, ये आईफोन है और ये सारी चीजें, इसी तरीके से टाइप होती है। तो मैं आपको यह समझाऊंगा कि बैक्टीरिया का साइज क्या है। 2 से 5 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁶ मीटर। और माइकोप्लाज्मा जो छोटा है, या इसे कई बार इसमें आ जाता है पीपीएलओ। देखो माइकोप्लाज्मा जो है उसको चलो एग्जैक्टली 0.3 लिख देते हैं। उसके अलावा हम एक वर्ड यूज करते हैं पीपीएलओ। पीपीएलओ आपने छोटी क्लास में भी सुना है, प्लूरो, यह भी बैक्टीरिया है। निमोनिया, लाइक ऑर्गेनिज्म। सर आप चैट नहीं देख रहे हो, मैं चैट देखूंगा नहीं जब तक मैं कुछ बता ना दूं। पीपीएलओ कितना है? 0.1 माइक्रोमीटर। तो ये सबसे छोटा सेल हो गया, स्मॉलेस्ट सेल कहते हैं इसे। अब मैं एग्जांपल की बात करूंगा, उससे पहले क्या मुझे बताओ, यहां तक क्लियर है? ठीक है, क्लियर है? आपको ये यूनिट समझ में आ रही है? अगर मैं कहता हूं, मेरी बात सुनो, अगर मैं कहता हूं एक सेल मिलीमीटर में है और दूसरा माइक्रोमीटर में है, तो ये लगभग 1000 गुना का फर्क है, 3 जीरो का फर्क है। अलग ही लेवल पे हो तुम। यू मेटोजो, एक लिख रहा अमीबा, अमीबा यूकैरियोटिक सेल होता है, भूल जा अमीबा को अभी। हां, यूनिट देख बेटा, यूनिट। मैं तुझे अगर कहूं कि एक सेल 1 मिलीमीटर का है और 1 माइक्रोमीटर का, इन दोनों में क्या फर्क है? ये और ये देखो, माइक्रोमीटर 10⁻³ म्यू मीटर मतलब 10⁻⁶। इसमें 1000 टाइम का फर्क है ना, 1000 टाइम, 3 जीरो का फर्क है। हां सर, ऐसे ध्यान रखना है। अब मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल का एकमात्र एग्जाम्पल बैक्टीरिया है। फिर बैक्टीरिया की हमारे पास टाइप आती हैं। उन टाइप में एक हमारे पास क्या होता है, ध्यान से सुनना, एक साइनोबैक्टीरिया होते हैं। साइनोबैक्टीरिया बेटा ग्रुप है। जैसे मैं कहता हूं सैमसंग, सैमसंग का एक फोन आता है, बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे आते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया एक ग्रुप है, उसमें नॉस्टॉक आएगा, एनाबीना आएगा, स्पिरुलिना आएगा और ऑसिलाटोरिया आएगा। ये 4 नाम आपने याद करने हैं। किसके अंदर? साइनोबैक्टीरिया के अंदर। एक आते हैं इसमें माइकोप्लाज्मा, ठीक है। एक मैं लिख देता हूं अदर बैक्टीरिया। अदर मतलब कुछ और बैक्टीरिया, जैसे कि ई कोलाई, ये भी बैक्टीरिया है। ई जीनस है, कोलाई स्पीशीज है। लैक्टोबैसिलस, ये भी बैक्टीरिया है। स्ट्रेप्टोकोकस, ये भी बैक्टीरिया है। कुछ अदर बैक्टीरिया के नाम लिख दिए। तो प्रोकैरियोटिक सेल एक सेल होता है बेटा, एक खासियत होती है, एक प्रॉपर्टी होती है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की कुछ टाइप होती है, जैसे साइनोबैक्टीरिया, मैंने कहा कि सैमसंग के फोन तो दिस इज मान लो सैमसंग, उसके अंदर भी कई टाइप होंगी ना। तो ऐसे ही साइनोबैक्टीरिया, नॉस्टॉक, एनाबीना, स्पिरुलिना, ऑसिलाटोरिया। फिर आ जाओ माइकोप्लाज्मा, फिर आ जाओ कुछ और बैक्टीरिया के नाम, ई कोलाई, लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस। क्या नाम है? स्ट्रेप्टोकोकस नाम है। क्या आप नाम याद कर सकते हैं? मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, सभी बच्चे पहले नाम याद करेंगे, तब हम आगे जाएंगे। जल्दी करो बेटा, जल्दी करो। सर लास्ट में छूट रहा है, छूट क्यों रहा है भाई? स्ट्रेप्टोकोकस, आर्की बैक्टीरिया भी लिख दो इसमें।
बैक्टीरिया के अंदर एक पुराने टाइप के बैक्टीरिया आते हैं, आर्की बैक्टीरिया भी कहते हैं उन्हें, आर्की बैक्टीरिया भी लिख दो, छूटेगा क्यों? बेटा पीपीएलओ असल में माइकोप्लाज्मा में ही हम रखते हैं पीपीएलओ को। माइकोप्लाज्मा एक ग्रुप है, उसमें कई तरह के आते हैं, उसमें से एक पीपीएलओ है। एक, अब देखो मेरी बात सुनो, मैं आपसे कह रहा हूं कि यार आप मुझे बताओ अनियन, अनियन वर्ड बोलो तो अनियन आपने देखी हुई है, दिमाग में इमेज बनेगी। इनमें से अभी आपने कोई देखा नहीं है तो दिमाग में अभी इमेज बनेगी नहीं। तो अभी सिर्फ नाम याद करो, हम आगे आपको सारा पढ़ा रहे हैं, पर आपको नाम पढ़ के यह समझ में आना चाहिए कि ये बैक्टीरिया है। और बैक्टीरिया कौन से सेल होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। बेटा साइनोबैक्टीरिया का नाम ही ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। ब्लू ग्रीन एल्गी, एल्गी नहीं होती, ब्लू ग्रीन एल्गी। मुझे एक चीज बता बेटा, जो गुलाब जामुन होता है वो जामुन होता है, गुलाब होता है? दोनों नहीं होता, वो तो स्वीट्स है ना। ऐसे ही बेटा ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो कोई एल्गी नहीं है, वो एक बैक्टीरिया है जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। मेरी बात याद रहेगी, ब्लू ग्रीन एल्गी कोई एल्गी नहीं है, वो एक बैक्टीरिया है जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। वी शुड राइट दिस। यस सर, नीचे का कट हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, पूरा दिख रहा है स्क्रीन में मुझे। जल्दी कर बेटा, बोर्ड के राइट साइड में लिखें। यहां देख पहले क्या लिखा हुआ, ई कोलाई लैक्टोबैसिलस स्ट्रेप्टोकोकस, पढ़ देता हूं ना, स्ट्रेप्टोकोकस, दिस इज आर्की बैक्टीरिया। बेटा प्रद्युमन, अगर मैं दोबारा समझाऊंगा तो 5000 साल में सिलेबस कराऊंगा, पहले सुन ध्यान से। मैंने अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसने पिछली क्लासेस नहीं कर रखी और वो रिपीट लिख रहा है तो प्लीज मत करो, पहले पुरानी क्लासेस भी देखना। सुनो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। हमारे पास क्या होता है, हमारे पास दो तरह के सेल इस चैप्टर में पढ़ाना है। एक पढ़ाना है आपको प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं? थोड़े छोटे होते हैं, उनमें क्या नहीं होता, उनमें न्यूक्लियस नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होती। तो प्रोकैरियोटिक सेल हमेशा सिंगल सेल के होते हैं, ठीक है। उनका साइज क्या होता है? नॉर्मल साइज है 2 से 5 माइक्रोमीटर, ठीक है। उनमें भी कुछ छोटे साइज के होते हैं, जैसे माइकोप्लाज्मा का साइज ये दे रखा है। माइकोप्लाज्मा के अंदर ही एक आ जाता है पीपीएलओ, ये बैक्टीरिया का नाम है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म नाम है पीपीएलओ। अब ये पीपीओ आप जब लंग्स पढ़ाया जाएगा तो लंग्स में एक मेम्ब्रेन होती है, उसे प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये पीपीएलओ उसके लंग्स की मेम्ब्रेन को इन्फेक्ट करता है, तो उसका साइज ये बता दिया। फिर मैंने आपको बोला कि भाई प्रोकैरियोटिक सेल तो एक टाइप हो गई ना, जैसे मैं कहता हूं एनिमल, एनिमल तो एक वर्ड है ना। अब एनिमल के अंदर अगर मैं काऊ लिखूंगा तो काऊ हो गया बैक्टीरिया मान लो। अब काऊ की भी तो टाइप होती होंगी, मान लो कोई जर्सी है, जाफराबादी तो भैंस को बोलते हैं, साहिवाल हो गई जर्सी को, वो टाइप हो गई ना। तो एनिमल वर्ड जैसे प्रोकैरियोटिक सेल, उस एनिमल में क्या आता है? काऊ आ गया, ठीक है। क्लियर, ये चीज समझ में आ रही है, ये चीज क्लियर है। फिर उसकी टाइप हो गई। तो हम आपको ये समझा रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ बैक्टीरिया आते हैं और कोई आता ही नहीं है। जैसे मान लो मैं कहूं कि एनिमल में सिर्फ काऊ आती हो और कोई आता ही ना हो, तो ऐसे ही प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ बैक्टीरिया आते हैं। अब बैक्टीरिया कितने टाइप के हैं? एक साइनोबैक्टीरिया होता है, एक माइकोप्लाज्मा होता है, ये ग्रुप है बेटा। साइनोबैक्टीरिया भी एक ग्रुप होता है, उसके अंदर ये 4 एग्जाम्पल आपने याद करने हैं। माइकोप्लाज्मा हो गया, कुछ अदर बैक्टीरिया जो कॉमन है आप सुनते हो, ई कोलाई लैक्टोबैसिलस स्ट्रेप्टोकोकस, और एक आर्की बैक्टीरिया। आर्की मतलब कुछ बैक्टीरिया में भी पहले आए थे, पहले मतलब पुराने टाइम पर आए थे, उन्हें हम आर्की बैक्टीरिया कहते हैं। क्या आपको समझ आ रहा है बेटा? नीचे का नहीं दिख रहा है तो मत देखना, ये मैं यहां लिख देता हूं, देख ये देख, तेरे को स्पेलिंग की दिक्कत हो रही है, मैं यहां लिख रहा हूं, देख ध्यान से देख बेटा, ये वाली चीज मैं यहां लिख रहा हूं, देख आर्की बैक्टीरिया। अब ठीक है, ये जो नीचे लिखा था उसको मैंने यहां लिख दिया, हां सर। और ये स्ट्रेप्टोकोकस है, दिस वन इज स्ट्रेप्टोकोकस। नीचे का नहीं दिख रहा है तो लिख ले, यहां पे लिख देता हूं ई कोलाई के बगल में। तेरे को नहीं दिख रहा है तो देख बेटा, स्पेलिंग लिख देता हूं। अब दिख रहा है? बता जल्दी बता।
हां, अब मैं आपको हां, अगर आपको कोई कहे गिव मी एग्जांपल ऑफ सम प्रोकैरियोटिक सेल, आप ये सारे एग्जांपल बोल सकते हो। कोई आपको कहे कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या आता है, मेनली बैक्टीरिया आते हैं, बैक्टीरिया की टाइप है। क्लियर है? याद कर लो इसे। जल्दी जल्दी याद कर लो बेटा। ऑसिलेटोरिया, ऑसिलेटोरिया नाम है एक, स्पिरुलिना नाम है, नोस्टॉक नाम है, एनाबिना नाम है। ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। कैसे होते हैं? फोटोसिंथेटिक। क्लियर है भाई? साइनोबैक्टीरिया एक ग्रुप है, उसके अंदर 4 बैक्टीरिया के नाम याद करने हैं। साइनोबैक्टीरिया एक ग्रुप है, किसके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, कर लिया याद बेटा? अभी आऊंगा मैं, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया छोड़ दे, आगे चल। अब आ जरा जल्दी से देख, मैं तुझे क्या पढ़ाने जा रहा हूं, सुन ध्यान से बच्चे। सर हमने वो लिख लिया है, लिख लिया सबने भाई? देख लो, सबने लिख लिया होना चाहिए। यूनिट्स पता है तुम्हें कौन सी यूज करनी? यही 4 यूनिट यूज होंगी बायो में। आप पूरे साल भर 2 साल यही 4 यूनिट्स पे बात करोगे। मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर और क्या चीज? एंगस्ट्रॉन। माइक्रोमीटर वाला माइक्रोस्कोप में दिखता तुम्हारे स्कूल वाले माइक्रोस्कोप में। नैनोमीटर वाली चीज आपकी माइक्रोस्कोप में नहीं दिखेगी, स्कूल वाले माइक्रोस्कोप में। वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखती है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सिर्फ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में होता है। तो आप सिर्फ माइक्रोमीटर वाली चीज आप देख सकते हो। अब मैं यहां से आगे जा रहा हूं, और ध्यान से कोई चैट नहीं करोगे। अगर आपको कोई डाउट था तो उतने पार्ट को एक बार फिर देखना। आप सुनो ध्यान से, मैं एक बैक्टीरिया का सेल ड्रॉ कर रहा हूं। पहला डायग्राम जो मैं प्रॉपरली आपके लिए बना रहा हूं, मैं एक पूरा बैक्टीरिया का सेल बनाऊंगा, उसमें क्या क्या चीज ड्रॉ करूंगा, बहुत ध्यान से। चैट हर एक बच्चा रोक दो। अगर आपको ट्रस्ट है कि सर का मुझे समझना है ध्यान से, चैट को बिल्कुल बंद कर दो और 2 मिनट बस ध्यान से सुनो। उसके बाद जब बोलूं तब चैट करेंगे। आ जाओ, देखो ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। मैं एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बना रहा हूं। सबसे पहले मैंने ऐसे करके कुछ बनाया, ये बैक्टीरिया बनाने जा रहा हूं बेटा, ऐसे करके बनाया। ध्यान से देखते चलना मैं क्या क्या बना रहा हूं। उसके बाद मैंने क्या किया, एक ऐसा स्ट्रक्चर इसके बाहर बनाया, और उसके बाद मैंने एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया। मैं ये एक बैक्टीरिया का सेल बना रहा हूं आपके लिए। अब ध्यान से सुनो मैं क्या बना रहा हूं। बैक्टीरिया में हमारे पास 3 लेयर होती हैं। सबसे पहले सबसे अंदर वाली जो लेयर है, सबसे अंदर वाली, देखो सबसे बाहर क्या होती है? सबसे बाहर वाली लेयर को ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। अब यह वर्ड आपके लिए बिल्कुल नया है, ग्लाइकोकैलिक्स। सेकंड नंबर की, बाहर से अंदर जा रहा हूं, सेकंड नंबर वाली को सेल वॉल कहते हैं, और इस थर्ड नंबर वाली को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। आप सभी को पता है कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल होती है। तो सबसे पहला पॉइंट मेरे दिमाग में आया कि बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है। हां होती है। अब देखो, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। इन तीनों को मिलाकर हम नाम देते हैं सेल एनवलप। तो किसी भी बैक्टीरिया सेल में, ध्यान देंगे बेटा, किसी भी बैक्टीरिया सेल में हमारे पास, ध्यान देंगे, हमने यहां पर क्या लिखा? हमने यहां पर लिखा सेल एनवलप। हमने यहां पर क्या लिखा? सेल एनवलप लिख दिया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? सेल एनवलप। तो किसी भी, कोई बच्चा चैट नहीं करेगा, किसी भी बैक्टीरिया सेल में पहले 3 लेयर बना रहे हैं। सबसे अंदर बना रहे हैं सेल मेम्ब्रेन, फिर सेल वॉल, फिर ग्लाइकोकैलिक्स। तीनों के बारे में डिटेल पढ़ाऊंगा। 3 स्ट्रक्चर समझ में आ गए। अब मैं आपसे पूछूंगा, क्या ये तीनों स्ट्रक्चर सारे बैक्टीरिया में होते हैं? नहीं, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती। समझो इस बात को। तो मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कौन से स्ट्रक्चर सब में होंगे और किस किस बैक्टीरिया में कौन सा नहीं होगा। ये 3 स्ट्रक्चर सबको समझ में आ गए।
अब क्या होगा बेटा, अब क्या होता है, बैक्टीरिया में एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है, आपको ध्यान देना, एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है इस तरीके का, ऐसा, इस स्ट्रक्चर को पूंछ जैसा, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फ्लैजिला। अब ये फोर्थ स्ट्रक्चर है जिसका नाम फ्लैजिला है। फ्लैजिला क्या काम करता है थोड़ा सा बताता हूं, फिर आप ध्यान रखना। देखो, मान लो आप फिर चैट जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, सुनो सिर्फ ध्यान से। मैंने एक बैक्टीरिया सेल में 3 लेयर बताई हैं। सर ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है अभी पढ़ाऊंगा, शांति रख थोड़ी सी। ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, याद हो गई। तीनों को मिलाकर एक कॉमन नाम देते हैं सेल एनवलप। सही है सर। अब मेरे पास ये बैक्टीरिया सेल है, इस बैक्टीरिया सेल पे एक ऐसे पूंछ जैसा स्ट्रक्चर लगा हुआ है, उसकी मदद से बैक्टीरिया ऐसे मूव कर सकता है। मतलब एक धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है, जैसे नाव चलाने के लिए चप्पू की जरूरत पड़ती है, ऐसे ही धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसकी मदद से बैक्टीरिया या कोई भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म मूव कर सकता है। उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लैजिला। क्या बोलते हैं, फ्लैजिला बोलते हैं। तो फोर्थ स्ट्रक्चर जो बैक्टीरिया पे हो सकता है वो हम क्या होगा, वो होगा फ्लैजिला। आगे की बात, अब हमारे पास बैक्टीरिया के अंदर सरफेस पर ऐसे धागे जैसे स्ट्रक्चर भी होते हैं, ऐसे धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। ये फिफ्थ स्ट्रक्चर है जिसे हम नाम देते हैं फिम्ब्रियाई। क्या नाम देंगे, फिम्ब्रियाई नाम देंगे। तो सबसे पहले बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, सेकंड नंबर पर सेल वॉल, थर्ड नंबर पर सेल मेम्ब्रेन, फोर्थ नंबर पर मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया, बताया फ्लैजिला, एक धागे जैसा, पूंछ जैसा स्ट्रक्चर है जिसकी मदद से बैक्टीरिया पानी में मूव कर सकता है। पांचवा स्ट्रक्चर मैंने लिखा फिम्ब्रियाई। उसके अलावा एक बड़ा स्ट्रक्चर होता है धागे जैसा, एक बड़ा स्ट्रक्चर होता है थोड़ा सा, उसको हम क्या बोलते हैं, पिलाई बोलते हैं। ऐसा एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, पिलाई का नाम देते हैं। दिस इज पिलाई, दिस इज पिलाई, है ना, दिस इज पिलाई। तो हमारे पास दिस इज ग्लाइकोकैलिक्स, दिस इज सेल वॉल, दिस इज सेल मेम्ब्रेन, ये हमारे पास फ्लैजिला है। दिस इज, ध्यान सुने, दिस इज फिम्ब्रियाई। फिम्ब्रियाई धागे जैसा है। देखो फ्लैजिला बहुत बड़ा है, फिम्ब्रियाई बहुत छोटा है। और जैसे जो ब्रश, आप ब्रश तो करते होंगे सारे, कुछ एक तो वो भी नहीं करते होंगे, नहाते ही नहीं है। सुनो ध्यान से, एक धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है, जैसे ब्रश में होते हैं ना ब्रिसल्स निकले रहते हैं, वैसा एक स्ट्रक्चर होता है, उसे फिम्ब्रियाई कहते हैं। थोड़े बड़े बड़े धागे होते हैं, उन्हें कहते हैं पिलाई। हमने कितने स्ट्रक्चर पढ़े बैक्टीरिया के अंदर, 6। सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, फ्लैजिला। मैं आपको यह भी पढ़ाऊंगा कि कौन से सेल में क्या क्या प्रेजेंट होता है, सिर्फ नाम देखो। अभी सर ये क्या करता है, ये क्या करता है, अभी पढ़ेंगे। अब देखो ध्यान से, हमारे पास क्या होगा, बैक्टीरिया के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है, आपको दिख रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड हो जाती है, जैसे कभी आपने इंटेस्टाइन में फोल्डिंग पढ़ी थी या माइटोकॉन्ड्रिया में। इस फोल्डिंग को हम नाम देते हैं मीजोजोम्स। क्या नाम देते हैं, मीजोजोम्स। मतलब ये सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड कर गई, ऐसे, इसे हमने क्या नाम दे दिया, मीजोजोम्स। मैं अभी किसी के रोल नहीं पढ़ा रहा हूं, सिर्फ नाम पढ़ा रहा हूं। आप ध्यान से देख लो। सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, फ्लैजिला, फिम्ब्रियाई, पिलाई। सर ये हमने कभी सुने नहीं, तूने पहले कभी 11वीं क्लास करी थी? नहीं तो सुनना, फिर पहली बारी तो पढ़ेगा। इधर देख, 7th मीजोजोम्स। आगे आ जाओ। उसके अलावा किसी किसी बैक्टीरिया में, सब में नहीं, किसी किसी बैक्टीरिया में हमारे पास कुछ फोल्डिंग और होती है ऐसे, और वो इससे अलग होती है। इस फोल्डिंग पर पिगमेंट्स लगे रहते हैं। पिगमेंट समझ में आता है? पिगमेंट क्या होते हैं बेटा, जो लाइट को कैप्चर करते हैं, पिगमेंट लगे रहते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं क्रोमैटोफोर। फोर का क्या मतलब होता है, देखो मान लो इसके ऊपर, ध्यान सुनेंगे बेटा, इसके ऊपर मैंने क्या रख दिया, ये पेंसिल रख दी इस मार्कर के ऊपर, तो इसका मतलब इस मार्कर ने पेंसिल को ऐसे लगा रखा है। तो मैं लिखूंगा दिस इज पेंसिल 4। 4 का मतलब होता है बियरिंग, लगा होना। इसके ऊपर पेंसिल लगी हुई है। तो
कलर को कहते हैं क्रोमा। कलर के लिए क्या शब्द होता है? क्रोमा। तो एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसपे कलर लगा हुआ है उसे हम कहते हैं क्रोमेटोफोर। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया? कितने नंबर हो गया? 8वां हो गया, 8th हो गया। सही है, 8th हो गया। तो फर्स्ट इज ग्लाइकोकैलिक, सेकंड सेल वॉल, थर्ड सेल मेम्ब्रेन, फ्लैजिला, फिम्ब्रियाई, पिलाई, एंड देन वी हैव क्रोमेटोफोर। क्रोमा मतलब कलर, फोर मतलब बियरिंग, लगा होना, कलर लगा हुआ स्ट्रक्चर। मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड कर गई और उस पर कलर लगा हुआ है। यहां तक समझ में आ गई? हां सर। आगे देखो, आगे हमारे पास बैक्टीरिया का अपना डीएनए होता है। ये बैक्टीरिया के इस डीएनए को हम क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड किसका डीएनए है? बैक्टीरिया का। बता दिया आपको। सही है, ये बैक्टीरिया का डीएनए है। ये किसका डीएनए है? बैक्टीरिया का डीएनए है। तो बैक्टीरिया का डीएनए क्या कहलाता है? न्यूक्लियोइड कहलाता है। ये हमने 9th में भी पढ़ा था। इसके अलावा बेटा कुछ डीएनए अलग से होता है, ऐसे गोल गोल सा, ये भी डीएनए है, एक्स्ट्रा डीएनए होता है। इस एक्स्ट्रा डीएनए को नाम देते हैं प्लाज्मिड। क्या नाम देते हैं? प्लाज्मिड। क्लियर है? क्या नाम देते हैं? प्लाज्मिड। कितने नंबर लिखूं? 10th। 10 चीजें लिख दी मैंने। इसके अलावा मेरे पास एक ऑर्गेनल होती है जो क्या करती है? प्रोटीन बनाती है। 10th नंबर, उसे राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम बेटा, ये साइटोप्लाज्म तो यहां पर है ही, राइबोसोम कहते हैं। अब एक चीज और समझो ध्यान से। आपने अगर प्लांट सेल कभी पढ़ा था तो खाना प्लांट में कहां रहता है, कहां बनता है? क्लोरोप्लास्ट में, है ना? तो हमारे पास एक अलग तरह के ल्यूकोप्लास्ट होते हैं जो चीजें स्टोर करते हैं। बैक्टीरिया के अंदर अगर किसी चीज को स्टोर करना है, रखना है, उसके लिए एक अलग स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम नाम देते हैं इंक्लूजन बॉडीज। ये लास्ट चीज जो मैंने आपको बताई, तो मुझे आपको ये 11 स्ट्रक्चर की डिटेल पढ़ानी है। ये सभी बैक्टीरिया में होते हैं। मेरी बात सुनेंगे? मैंने आपको बैक्टीरिया का, मैं कोई चैट नहीं देख रहा हूं, जब तक मैं पूरा ना करूं कोई चैट भी ना करना, गलत बात होगी। पहले सुन लो ध्यान से। मैं आपको ये 11 के 11 स्ट्रक्चर की डिटेल पढ़ाऊंगा। क्या ये सारे स्ट्रक्चर सभी बैक्टीरिया में होते हैं? नहीं। ध्यान से देखो, जैसे मान लो ये बैक्टीरिया का सेल, इसके पीछे पूंछ लगी है, फ्लैजिला, इसकी मदद से ये मूव करता है पानी के अंदर। तो फ्लैजिला की वजह से हम कहते हैं कि सेल मोटाइल है। जैसे मोबाइल होता है ना, मोबाइल मतलब आप उसको लेके चल सकते हो, ऐसे ही एक सेल जो खुद चलता है उसको कहते हैं मोटाइल, MOTILE, मोटाइल कहते हैं। तो बैक्टीरिया जो होता है ना बेटा, उसमें अगर फ्लैजिला होता है तो मोटाइल कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया में फ्लैजिला नहीं होता, ये पढ़ाऊंगा आपको। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती। तो पहले मैं ये 11 के 11 स्ट्रक्चर आपको समझा दूं और फिर कौन से बैक्टीरिया में कौन सा नहीं होता ये बताऊंगा। ये सिर्फ नाम है, अभी डिटेल नहीं पढ़ाई। कोई डाउट है पूछो। 11 नहीं 12? अच्छा 10, हाँ 12, सॉरी कोई बात नहीं, काउंटिंग मिस्टेक। हाँ 12, चलो। अरे हाँ भाई 12, बस नोट करना है, डायग्राम बनाओ जल्दी से। बेटा सीलिया प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता, ध्यान रखियो। फ्लैजिला प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में होता है, सीलिया सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में होता है। तो क्या हमें यहां सीलिया बनाना चाहिए? नहीं सर, नहीं बनाना चाहिए। सर इंक्लूजन बॉडी बताओ, पिटाई हो जाएगी तेरी। मैंने कहा, मैंने भी डिटेल पढ़ाई किसी की नहीं, सिर्फ नाम है तुम्हारे लिए। पहले नाम पढ़ो इनके। सर वाई बैक्टीरिया हैव 2 DNA, वाई बैक्टीरिया हैव 2 DNA। सही है बेटा, सही है। हाँ मान लो एक घर है, उसमें एक मेन किचन है, खाना बनता है वहां। उन्होंने साइड में एक जगह और बना रखी है, कभी कभी उसमें कुछ स्पेशल चीज बना लेंगे। तो बैक्टीरिया में 2 DNA किस लिए होता है? एक तो मेन DNA होता है, मतलब सारी चीज वो कंट्रोल करता है। ये एक्स्ट्रा DNA कुछ स्पेशल फीचर देता है जो किसी बैक्टीरिया में नहीं होते, जिसमें होगा ये DNA उसी के अंदर फीचर होगा।
एक महामूर्ख बच्चा कह रहा है सर मेरा नाम लो, उससे क्या होगा? तुझे जानता कौन है बेटा? हाँ, पहले नाम लिख लो बेटा। बच्चे सभी तरह के सेल्स में एंजाइम मिलते हैं। एक बच्चा पूछ रहा है क्या यूकैरियोटिक में भी एंजाइम मिलता? हाँ, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद फ्लैजिला, फिम्ब्रियाई, पिलाई, उसके बाद मीजोजोम्स, क्रोमेटोफोर, न्यूक्लियोइड, प्लाज्मिड, एमआईडी है प्लाज्मिड, राइबोसोम, इंक्लूजन बॉडी। आ जाओ, स्टार्ट कर रहे हैं। इंसुलिन बॉडी नहीं लिखा है, इंक्लूजन बॉडी लिखा है, इंक्लूजन लिखा है, इंसुलिन नहीं लिखा हुआ। इंक्लूजन बॉडी का काम स्टोरेज का होता है। हां, सही है सर। अमीबा क्या होता है? यूकैरियोटिक, क्या यहां आएगा? नहीं। पैरामीशियम क्या होता है? यूकैरियोटिक, यहां आएगा? नहीं। सही है। डायग्राम बन गया? जल्दी बता दो। जो बच्चे लिख रहे हैं सर इसका मतलब उसका मतलब, कह तो रहा हूं डिटेल पढ़ा रहा हूं एक एक की, बिना पढ़ाए तुझे आएगा कैसे? सर हमने आज तक नहीं सुना, पहले पढ़ तो सही। एक कह रहा रिपीट क्या करूं? पढ़ाए कहां? नाम है तेरे लिए सारे। अभी ये सिर्फ नाम है, ठीक है। पिलाई इज प्रेजेंट ऑल ओवर बैक्टीरिया। चलिए लिख दिया, आगे चलो। इस डायग्राम को मैं रखूंगा सबसे पहले। भाई सबसे पहले बाहर वाली लेयर कौन सी है? पहले वाला कौन सा है? ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स है। ये आपके पास बैक्टीरिया, ध्यान से देखो, ये आपके पास बैक्टीरिया है, ठीक है। ये सेल, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये इसकी सेल वॉल है, और ये ग्लाइकोकैलिक्स है, ऐसे, ठीक है। ये ग्लाइकोकैलिक्स है। तो दिस इज सेल मेम्ब्रेन। हां सर ये पता है हमें। सेकेंड नंबर पर सेल वॉल, एंड दिस वन इज ग्लाइकोकैलिक्स। हां सर ये पता हो गया। अब सुनो क्या क्या है ग्लाइकोकैलिक्स, सुन लो ध्यान से। ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है बेटा? कुछ बैक्टीरिया, देखो बैक्टीरिया कहां मिलते हैं? कहीं भी मिल जाते हैं। पानी में हो सकते हैं, लैंड पर, मिट्टी में, हवा में, कहीं भी बैक्टीरिया हो सकते हैं। बैक्टीरिया के बाहर एक ऐसी लेयर होती है जो उसको प्रोटेक्शन का काम करती है, मतलब एक एक्स्ट्रा लेयर होती है जो उसे प्रोटेक्शन का काम करती है, उसे ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। मैंने आपको जब स्टार्ट की थी बायो, मैंने आपको यह बोला था कि भाई किसी भी चीज को पढ़ने का क्या तरीका। पहला, जैसे ये मार्कर है, ये केमिकली किसका बना हुआ, मतलब किस चीज का बना हुआ और इसका क्या रोल है। ऐसे ही ग्लाइकोकैलिक्स क्या है? इट इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ये एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। ये एक तरीके का क्या है? कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। ये दो टाइप का होता है। ये आउटर टू सेल वॉल होता है। कहां होता है? सेल वॉल के बाहर होता है। ये दो टाइप का होता है बेटा, दो तरीके से होता है। एक होता है लूज और एक होता है थिक और हार्ड। समझने की कोशिश करना। मैंने यहां पर एक और बैक्टीरिया का सेल बनाया ऐसे, एक बैक्टीरिया का सेल और बनाया ऐसे, उसके बाहर मैंने ये सेल वॉल बनाई, और मैंने यहां पर जो ग्लाइकोकैलिक्स थी वो ऐसी बनाई। ध्यान दो, अगर आप ध्यान से देखो इसमें और इसमें क्या फर्क है। यहां ये जो है ग्लाइकोकैलिक्स, इसे कैप्सूल कहते हैं। कैप्सूल क्या होगा? कैप्सूल का क्या मतलब है समझो ध्यान से। कैप्सूल कैसा है? ये थिक और हार्ड है। तो ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो किसकी बनी हुई है? एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। वो सेल वॉल के बाहर होती है। उसका रोल क्या होता है? अटैचमेंट, या एक तरीके से हम लिख सकते हैं प्रोटेक्शन। अब ये दो तरीके का होता है। एक हो सकता है लूज। लूज मतलब बहुत अच्छे से लगा नहीं, ये लूज है बेटा।
तो इस वाली को कहते हैं स्लाइम लेयर। स्लाइम का मतलब चिपचिपी सी थोड़ी सी, तो स्लाइम लेयर कहते हैं। क्लियर है? तो मैंने आपको यह बताया कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया को, सारे बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स नहीं मिलता, वहां कुछ और काम करता है प्रोटेक्शन के लिए, वो हमें नहीं पढ़ना। हमें सिर्फ यह पढ़ना है कि बैक्टीरिया में हमारे पास ग्लाइकोकैलिक्स नाम की एक बाहरी परत होती है, बाहरी लेयर होती है। वो दो तरीके से प्रेजेंट होती है। कुछ बैक्टीरिया में लूज होती है, लूज, तो उसे हम कहते हैं स्लाइम लेयर। और कुछ बैक्टीरिया में वो मोटी और हार्ड होती है, उसे हम कहते हैं कैप्सूल। ये स्लाइम लेयर किसमें हेल्प करती है बेटा? स्लाइम लेयर कैसी है? लूज है। तो स्लाइम लेयर कई बार अटैचमेंट में मदद कर देती है। किसमें मदद कर देती है? अटैचमेंट में। और कैप्सूल कैसा होता है मेरे पास? मोटा होता है और हार्ड होता है। पर दोनों किसके बने हुए हैं? दोनों ग्लाइकोकैलिक्स कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं। क्लियर है कि नहीं? आप जरा ऐसे समझो बेटा, ध्यान से सुनेंगे। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो अपने होस्ट को, होस्ट समझ में आता है, जैसे मान लो एक बैक्टीरिया है, उसने किसी की बॉडी में अटैक किया, तो अटैक करने के बाद हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो उस बैक्टीरिया को मारने की कोशिश करेगा। तो ये जो कैप्सूल है ये क्या करता है? ये मोटा और टफ होता है, ये कहीं ना कहीं उसके इम्यून सिस्टम से हमें बचा लेता है, मतलब बैक्टीरिया को बचा लेता है। तो कैप्सूल क्या करता है बेटा? होस्ट के इम्यून सिस्टम से बैक्टीरिया को बचाता है। तो एक तरीके से ये क्या करेगा? प्रोटेक्ट बैक्टीरिया किससे? फ्रॉम होस्ट। क्या होता है बेटा? होस्ट मतलब जिसको अटैक किया, इम्यून सिस्टम। अब मुझे बताओ, अगर बैक्टीरिया होस्ट के इम्यून सिस्टम से बच जाएगा तो डिजीज कर सकता है ना? बिल्कुल कर सकता है। तो आपको यह समझना है कि बहुत सारे बैक्टीरिया में बाहरी परत होती है, लेयर होती है। वो दो तरह की होती है, एक लूज होती है और एक हार्ड होती है। हार्ड वाली को कैप्सूल कहते हैं, लूज वाली को स्लाइम लेयर कहते हैं। दोनों एक ही तरह के केमिकल की बनी है, जो कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, जिसका नाम ग्लाइकोकैलिक्स है। क्या ये याद रहेगी? ये कहीं ना कहीं अटैचमेंट में मदद करता है। और ये कैप्सूल की जो हार्ड लेयर है वो जिसको ये अटैक करेगा बैक्टीरिया, उससे बचाती है। तो कहीं ना कहीं डिजीज कॉजिंग एबिलिटी देती है, मतलब बीमारी करने की क्षमता देती है। कोई ऐसी चीज जो ना समझ आई हो? अब करो चैट। प्लीज चैट मत किया करो जब तक ना पूछो। कैप्सूल बता तो दिया, होस्ट के इम्यून सिस्टम से बचाएगा। एक बच्चा लिख रहा है सर पिलाई और फिम्ब्रियाई में से कौन मूवमेंट में मदद करता है? तेरी पिटाई होनी चाहिए। मैं ये पढ़ा रहा हूं, तू डाउट दूसरे पूछ रहा है, गलत बात है, वो मैंने पढ़ाया नहीं। शाबाश बेटा। व्हाट इज बैक्टीरिया? तू पिछले 4 लेक्चर देख, इस वाले बच्चे के लिए पिछले 4 लेक्चर देख। अटैचमेंट मतलब कहीं लगना, चिपचिपी सी लेयर है, कहीं अटैच करने में मदद करती है। अटैचमेंट मतलब कहीं लगना बेटा, चिपचिपी सी लेयर है, वो अटैच करने में मदद करती है। लूज मतलब अच्छे से लगी नहीं हुई है। लूज नहीं समझ में आता? ढीली। एक लिख रहा व्हाट इज हाइड्रा? बच्चे हाइड्रा वाले घर जाओ। हाँ, लास्ट स्लाइड बेटा तेरे को दिखा रहा हूं, पर तू ध्यान से देख ले। नोट कर लिया सबने? नोट किया? जल्दी बताओ, नोट किया सबने? जल्दी बोलो। स्लाइम लेयर लूज होती है, ठीक है। लूज का मतलब अच्छे से लगी नहीं होती, और कैप्सूल हार्ड होता है। ठीक है। कैप्सूल बेटा, कैप्सूल क्या होता है? देख रहे हो, मोटी लेयर है, थोड़ी सी हार्ड है हमारे पास, थिक और हार्ड है। और किससे बचाती है? जिसको ये बैक्टीरिया अटैक करता है। मान लो आपकी बॉडी में बैक्टीरिया गया, अगर उसके बाहर कैप्सूल है तो होस्ट कौन है? आप होस्ट हो,
आपका इम्यून सिस्टम होता है, उसमें कई तरह के सेल्स होते हैं जो बैक्टीरिया को मारना चाहते हैं, वो मार नहीं पाते। समझ में आ रहा है? ठीक है सर, एनसीईआरटी दिखाओ। देख बेटा, ये देख, पहले पढ़ाने दे मुझे। देख ध्यान से देख, ये देख, मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल, पर्टिकुलरली बैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या आता है? बैक्टीरिया। केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवलप। सेल एनवलप 3 लेयर का बनाया था। किसका 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 बताओ? सेल वॉल थी, ग्लाइकोकैलिक्स। देखो सबसे बाहर क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स। फिर क्या है? सेल वॉल है। फिर क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। 3 चीजों का बना है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यह कह रहा है कि हर एक लेयर का, देखो क्या कह रहा है, ऑल्दो ईच लेयर ऑफ एनवलप, हर एक लेयर का अपना अलग फंक्शन है, पर ये सारे मिलकर एक सिंगल प्रोटेक्शन की यूनिट बनाते हैं। मतलब ये तीनों अलग अलग बताऊंगा मैं, तीनों का अलग अलग काम है, पर एक सिंगल प्रोटेक्शन यूनिट बनाते हैं। बैक्टीरिया, आगे आ जाओ, यहां देखो, अभी वो ग्राम पॉजिटिव आएगा। ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन कंपोजिशन एंड थिकनेस अमंग द डिफरेंट बैक्टीरिया। इट कैन बी लूज शीथ, क्या बोलेंगे? स्लाइम लेयर इन सम, वाइल इन अदर इट इज थिक एंड टफ, उसको क्या बोलेंगे? कैप्सूल। बस यही तो पढ़ा रहा हूं आपको, और क्या पढ़ाया मैंने ऐसा? मैंने आपको यह बता दिया 3 लेयर है, उन 3 में सबसे बाहर वाली, फिर बीच वाली, अंदर वाली, ये सिंगल लेयर की तरह काम करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सेल एनवलप। वर्ड यूज नहीं करेंगे। क्या मैंने डायग्राम में सेल एनवलप नहीं बनाया आपके लिए? देखो बेटा, ये बनाया मैंने, तीनों को मिलाकर क्या लिखा? सेल एनवलप। तीनों अलग अलग हैं, तीनों अलग अलग काम करेंगी, पर मिलकर एक सिंगल काम करती है, प्रोटेक्शन का। ग्लाइकोकैलिक्स को हमने क्या बताया है? ग्लाइकोकैलिक्स 2 तरह की, लूज है और थिक है। ठीक है, लूज वाली को स्लाइम लेयर कह रहे हैं, थिक वाली को कैप्सूल कह रहे हैं। और क्या करें भाई? इसमें कंपोजिशन हल्का अलग होता है, हल्का डिफरेंस होता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। क्लियर है बेटा? एक कह रहा है सर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट स्टार्च होता है। नहीं बेटा, सारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट स्टार्च नहीं होते ना, सेलुलोज होते हैं। मैं नाम लिख देता हूं उसका, अगर तू याद करना चाहेगा तो नाम लिख देता हूं। उसे कहते हैं, उस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का नाम है म्यूकोपॉलीसैकेराइड। क्या नाम है बेटा? म्यूकोपॉलीसैकेराइड है। क्या आपको यह पेज याद हुआ? जल्दी बताओ। ठीक है, ये देखो, हां ठीक है, ये देख लो बेटा, ध्यान से, ध्यान से देखो, जल्दी देखो। एक कह रहा है सर ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में डिफरेंस बता दे। बेटा पढ़ाने देना, पहले टॉपिक तो पढ़ाने दे। टॉपिक वाइज नहीं जाऊं, तुम बीच बीच में से पूछोगे तो ये डाउट क्लास हो गई ना, थ्योरी क्लास थोड़ी हुई। थ्योरी जो मैं फिर बोल रहा हूं, जो मैं आपको ये बना रहा हूं और जो मैं नोट्स में लिखवा रहा हूं, उसके बाहर से क्वेश्चन नहीं जाएगा। समझ इस बात को। ये देख, अभी मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया। ये क्वेश्चन कर पाएगा मुझे बता पहले। ये क्वेश्चन नहीं कर पाएगा तू? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बता मुझे यहां से तू कर पाएगा कि नहीं? बता। मैं जो पढ़ा रहा हूं, जो नोट्स लिखवा रहा हूं, उससे क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन बताओ जरा इसका आंसर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये नहीं आएगा आंसर, जो नोट्स में है नहीं है। देख, इसलिए कह रहा हूं ध्यान से पढ़ो। ये क्या लिखा है यहां पे? ये देख, है नहीं नोट्स में? एक पूछ रहा है सर कौन सा लेसन पढ़ा रहा हूं? 6th पढ़ा रहा हूं बेटा, 8th लेसन पढ़ा रहा हूं, सेल यूनिट ऑफ लाइफ। बच्चे मेरी बात समझ ध्यान से। मैंने तेरे को कहा कि वो कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ है, जैसे
प्रोटीन की भी टाइप होती है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट की टाइप होती है। कार्बोहाइड्रेट एक बड़ा वर्ड है, उसमें कौन आ जाता है? उसमें मान ले स्टार्च आ जाएगा, ग्लाइकोजन आ जाएगा, उसमें एक म्यूकोपॉलीसेक्राइड भी होता है। म्यूकोपॉलीसेक्राइड एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, इतना याद रख बस अभी, ठीक है। हम फर्स्ट चैप्टर इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि तुम्हें सेल नहीं आता होगा, तो फर्स्ट चैप्टर समझ कैसे आएगा मुझे बता। अब आजा भाई, सेल वॉल आजा, इधर देखो सेल वॉल क्या है। ये तुम्हारे पास सेल मेम्ब्रेन है, इसके बाहर ये सेल वॉल है, ठीक है, ये सेल वॉल है। ध्यान से देखना मैं जो बता रहा हूं, दिस इज सेल वॉल, इसके बाहर ग्लाइकोकैलिक्स होगी, मैं ड्रॉ नहीं कर रहा। दिस इज सेल मेम्ब्रेन, ध्यान से देखते चलो आप, ध्यान से देखते चलो सेल वॉल के बारे में। अब सेकंड टॉपिक बता रहा हूं, फोकस करो बेटा, ठीक है, फोकस करो, चैट करोगे कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है, क्लियर? ध्यान से सुनेंगे, ध्यान सुनो। हमारे पास क्या होता है, हमेशा याद रखो सेल वॉल क्या काम करती है। जैसे मान लो मैंने क्या किया, ध्यान से देखो, मान लो आपके पास ये सेल है, ध्यान से देखो, ये सेल है, ठीक है, ये सेल है, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल है और ये सब इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अगर मुझे इसको सपोर्ट देना है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सॉफ्ट है, मुझे इसको सपोर्ट देना है, तो सपोर्ट देने के लिए एक परत बाहर होनी चाहिए और अंदर से भी सपोर्ट दे सकता हूं। मतलब समझो ध्यान से, हमारे पास क्या होता है बेटा, बैक्टीरिया सेल छोटा सेल होता है, उसको सपोर्ट देने के लिए, सपोर्ट का मतलब उसको शेप देने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक परत होती है, उसको हम सेल वॉल कहते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि सेल वॉल क्या है, तो मैं कैसे आंसर करूंगा? सबसे पहले मैं उसका रोल बताऊंगा और वो किस चीज का बना हुआ है। तो सेल वॉल सबसे पहला काम क्या करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सॉफ्ट स्ट्रक्चर है, कैसा स्ट्रक्चर है, सॉफ्ट, तो उसको वो शेप देती है। तो सेल वॉल क्या होगी बेटा, ध्यान देंगे, किसकी बनी है अभी देखेंगे, किसकी बनी है वो देखेंगे। तो सेल वॉल का रोल क्या है, पहला प्रोवाइड शेप, क्या देगा, प्रोवाइड शेप देगा। दूसरा प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, मतलब शेप के साथ उसका स्ट्रक्चर सेल का वैसा ही बना रहे, वैसा सपोर्ट देगा। तीसरा प्रिवेंट फ्रॉम ऑस्मोटिक बर्स्टिंग, ये क्या होता है, प्रिवेंट फ्रॉम ऑस्मोटिक बर्स्टिंग, ये क्या होता है? मेरी बात सुनना ध्यान से, ध्यान से देखना सारे बच्चे, मैं आपके लिए 2 बीकर बना रहा हूं, ध्यान से देखें सारे बच्चे, क्योंकि आपने 9th 10th में कितना पढ़ा हुआ है मुझे नहीं पता, पर ध्यान से देखो मैं क्या बता रहा हूं। मैंने ये 2 बीकर जैसी चीजें बना दी, ठीक है, फोकस करके पढ़ो। सर ऑस्मोटिक बस्टिंग क्या होता है वही बता रहा हूं तेरे को बेटा, ध्यान से समझ। पहले देख इधर, मैंने क्या किया, ये एक सेल इसमें बना दिया और एक सेल इसमें बना दिया। यहां पर सॉल्ट ज्यादा है, अगर सॉल्ट ज्यादा होगा बाहर मीडियम में, तो इसे कहते हैं हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक। और अगर सॉल्ट कम होता है, किसके कंपैरिजन में, सेल के कंपैरिजन में, ये दोनों सेल हैं। अगर सॉल्ट लेस होता है, ये ज्यादा है, मोर, और अगर लेस होगा तो इस सॉल्यूशन को कहते हैं हाइपोटोनिक। तो यदि मैं किसी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखता हूं, अगर मैं किसी सेल को कौन से सॉल्यूशन में रखता हूं, हाइपोटोनिक में, उसके अंदर पानी चला जाता है, क्योंकि सेल के अंदर हाइपरटोनिक होता है। देख लो मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे पास 2 बीकर है, एक में सॉल्ट ज्यादा है, उसे कहते हैं हाइपरटोनिक, मीडियम की बात कर रहा हूं, तो सेल हाइपोटोनिक हो गया, समझ में आ रहा है, ठीक है। एक में क्या है, सॉल्ट कम है, यहां पर सॉल्ट कम है, अंदर सॉल्ट ज्यादा है, तो अंदर हाइपर हो गया, बाहर हाइपो हो गया, पानी सेल के अंदर जाएगा। अगर सेल के अंदर पानी जाएगा तो सेल फट जाएगा, इसको कौन बचाता है, सेल वॉल। तो सेल वॉल, ऑस्मोटिक बर्स्टिंग का मतलब होता है सेल का फटना, बर्स्टिंग ऑफ सेल, सेल का फटना, किसकी वजह से, ड्यू टू ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस मतलब एंट्री ऑफ वाटर, तो पानी की एंट्री से
अगर सेल फटता है उसे कौन बचाता है? सेल वॉल बचाता है। तो रिपीट करेंगे, सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होता है। प्रेजेंट किसके बाहर? आउटर टू सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बाहर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होता है। और यह कैसा स्ट्रक्चर है? रिजिड और हार्ड। रिजिड मतलब अपनी शेप बनाए रखेगा, और हार्ड स्ट्रक्चर है। क्या काम करेगा? सबसे पहले सेल को आकार देगा, शेप देगा, क्योंकि हार्ड स्ट्रक्चर है। दूसरा, सपोर्ट देगा कि वो अपनी जगह, मतलब उसका स्ट्रक्चर चेंज ना हो। एक तो शेप देगा, स्ट्रक्चर भी चेंज ना हो। तीसरा, उसको फटने से बचाएगा। अब मैं आपको यह सिखा रहा हूं कि अगर किसी बीकर में पानी के अंदर सॉल्ट कम है, उसे कहते हैं हाइपोटोनिक। क्या सॉल्ट ज्यादा है तो कहेंगे हाइपरटोनिक। इसमें पानी बाहर आता है, सेल में से पानी बाहर आता है। और यदि किसी सेल में बाहर सॉल्ट, सेल के बाहर सॉल्ट क्या है? कम है, उसे कहेंगे हाइपोटोनिक। उस कंडीशन में सेल के अंदर पानी जाता है। देखो, अगर सेल के अंदर पानी जाए तो सेल मेम्ब्रेन सॉफ्ट स्ट्रक्चर है, फट जाएगा। उसको कौन बचाता है? इस सेल को फटने से कौन बचाता है? सेल वॉल बचाती है। सेम काम प्लांट सेल की सेल वॉल भी करती है। तो सेल वॉल सेल को किससे बचाती है? ऑस्मोटिक बस्टिंग से। क्लियर है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। जल्दी बोलो। अरे तुम्हें ये तो पता है, टाइम और वाले घर चले जाओ। टाइम मेरे साथ मत देखना कभी भी। हां, सेल मेम्ब्रेन सॉफ्ट होती है, समझ में आ रहा है? हां सर, सॉफ्ट स्ट्रक्चर है। सेल वॉल कैसा है? हार्ड स्ट्रक्चर है। वो सेल को क्या करता है? फटने से बचाता है। क्या मैंने मार्कर जब लिया हाथ में क्या बोला था? ये किसका बना है? प्लास्टिक का। इसका रोल क्या लिखते हैं? सेल वॉल क्या काम करती है बता दिया। किसका बना है ये पढ़ा है क्या? अभी नहीं पढ़ा रहा हूं। अब कह रहा है सर बस्टिंग बता दे। बस्टिंग नहीं पता? बर्स्ट करना नहीं पता तुझे? फटना। सेल क्यों फटेगा? बम लगा रखा है? नहीं, उसके अंदर पानी जाएगा। पानी कब जाएगा? जब सेल को कौन से सॉल्यूशन में रखूंगा? हाइपोटोनिक में। हाइपोटोनिक क्या होता है? बाहर सोल्यूट कम है, अंदर सेल के सोल्यूट ज्यादा है। सही है। हाँ, ऑस्मोसिस क्या होता है? पानी की एंट्री। पानी की एंट्री, अंदर सेल के पानी जा रहा है, ऑस्मोसिस कहते हैं। उससे सेल को फटने से बचाता है। क्लियर है? पानी अंदर जाएगा तो एंड ऑस्मोसिस। एक देखो टर्म लिख देते हैं, एंट्री ऑफ वाटर। एंट्री ऑफ वाटर, एंड का मतलब एंट्री, ऑस्मोसिस। ठीक है, सही है। और एग्जिट ऑफ वाटर, सेल से पानी बाहर जाए, कौन से सॉल्यूशन में होगा? एक्स ऑस्मोसिस कह देते हैं। एक्स का मतलब एग्जिट। क्लियर है? ध्यान रखो। सही है, ठीक है। हां, टर्म सीखो बेटा। आ जाओ। सॉल्ट क्या होता है? शाबाश बेटा। सॉल्ट तुझे नहीं पता तो एक काम कर, घर में जा, किचन में जा, नींबू ले, नमक डाल, पानी बनाओ, पी के सो जा। फिर मत आइयो क्लास में कभी, तुझे सॉल्ट नहीं पता तो, है ना? तो कौन सी क्लास में तुझे ये भी नहीं पता अभी, है ना? तो कुछ दिन बेटा खुद की खोज कर। एक नई डिस्कवरी करने से पहले खुद को खोज कुछ दिन, तभी तेरा कुछ होगा। हां, सॉल्ट नहीं पता तुझे? रिपीट वाले दोबारा देखेंगे। आओ जल्दी से, सेल वॉल की डिटेल बता रहे हैं। सेल वॉल क्या काम करता है मैंने समझा दिया। अगर पानी अंदर आएगा तो एंड ऑस्मोसिस कहेंगे। जब एंड ऑस्मोसिस होती है तो सेल का क्या होगा? सेल फूल जाएगा। सेल क्या करेगा? स्वेल करेगा।
सेल फूलने के बाद क्या करता है? फट सकता है। सेल जब स्वेल करता है तो उसे टर्जिड कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्जिड। तो पानी अंदर आएगा, एंड ऑस्मोसिस होगी, सेल फूलेगा, सेल फट सकता है। तो सेल को फटने से कौन बचा रहा है? सेल वॉल बचा रहा है। समझ में आ रहा है? हां, सही है बेटा। रिपीट करने का कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। कक्षा 9वीं का पढ़ा रहा हूं, तुम मजाक समझ रहे हो इस बात को? अभी भी तुम्हें समझ ही नहीं आ रही क्या बोल रहा हूं मैं कह रहा हूं सेल वॉल समझ में आता, हार्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। क्या करेगा? शेप मेंटेन करेगा। और क्या करेगा? स्ट्रक्चरल सपोर्ट देगा। और क्या करेगा? सेल को फटने से बचाएगा। सेल फटता कैसे? पानी जाने से। सेल में पानी कब जाएगा? जब उसे ऐसे सॉल्यूशन में रखो जब बाहर सॉल्ट कम होगा। तो अंदर सॉल्ट ज्यादा है तो पानी को खींचेगा सॉल्ट। पानी अंदर आने को क्या कहेंगे? एंड ऑस्मोसिस। सेल फूल जाएगा, बस्ट हो जाएगा। अब क्या करो? रिपीट इसे। सही है बेटा। वायरस का साइज जो होता है ना वो उसमें होता है, क्या नाम है, नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं वायरस। तो क्या दिखेंगे कभी आसानी से? नहीं, है ना। वो तो सेल के अंदर। आजा भाई इधर देख ध्यान से, मैं क्या बता रहा हूं यहां पे। इधर देख ध्यान से। अगर तेरे से कोई कहे सेल वॉल के बारे में बात कर रहे हैं, इधर देख बेटा। ये देख, बता मुझे क्या नहीं बताया मैंने। द सेल वॉल डिटरमाइन शेप, पढ़ाने एंड प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट, एक तरीके से सपोर्ट देता है। एंड प्रिवेंट बैक्टीरिया फ्रॉम बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग, फटने से बचाता है या अंदर बंद होने से बचाता है। देख अब मैं इसमें क्या पढ़ाऊं मुझे बता। ये एनसीईआरटी में यही 3 लाइनें लिखी हैं। मैंने समझाया कि नहीं बहुत देर तक? बता। अब आ जरा केमिकली बात करते हैं। सेल वॉल किसकी बनी है? ध्यान दो, ध्यान दो बेटा। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, पहले जरा मेरी बात समझने की कोशिश करना। यह बैक्टीरिया का सेल है, यह प्लांट का सेल है, ठीक है, और यह फंजाई का सेल है। ध्यान से सुनेंगे। यह फंजाई का सेल है, यह प्लांट का सेल है, और यह बैक्टीरिया का सेल है। तीनों में सेल वॉल होती है। फर्क देखो क्या है। तीनों में सेल वॉल होती है। यह बैक्टीरिया की सेल वॉल है, यह प्लांट की सेल वॉल है, और यह फंजाई की सेल वॉल है। फर्क देखो क्या है। यह जो सेल वॉल है फंजाई की, यह अलग केमिकल की है। यह सेल वॉल बनी है काइटिन की। चिटिन पढ़ते हो तुम, मेड अप ऑफ काइटिन। किसकी बनी है? काइटिन की। यह प्लांट की सेल वॉल है। इसकी सेल वॉल किसकी बनी है? मेड अप ऑफ सेलुलोज, अलग केमिकल है। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल का भी तो केमिकल अलग है। यह एक अलग केमिकल की बनी हुई है, मेड अप ऑफ, उसका नाम देखो, पेप्टाइडोग्लाइकन। क्या नाम है? पेप्टाइडोग्लाइकन नाम है। समझो। तो फंजाई की सेल वॉल बनी है काइटिन की, चिटिन नहीं पढ़ना, काइटिन। प्लांट की बनी है सेलुलोज, और बैक्टीरिया की बनी है पेप्टाइडोग्लाइकन। किसकी बनी है? पेप्टाइडोग्लाइकन। कई बार इसको ऐसे लिखते हैं, पेप्टाइड प्लस ग्लाइकन। ग्लाइकन कार्बोहाइड्रेट होता है, एक पॉलीसेकेराइड होता है। तो पॉलीसेकेराइड, ध्यान दो बेटा। सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट है, काइटिन भी एक कार्बोहाइड्रेट है। ध्यान दे, पॉलीसेकेराइड या कार्बोहाइड्रेट एक ही बात होती है। अब देखो नीट का क्वेश्चन, यदि तुम्हें समझ में आए। सेल वॉल हैव पेप्टाइड प्लस पॉलीसेकेराइड
इन ए फंजाई, फंजाई ना लिखकर वो ईस्ट लिख देगा। बी प्लांट सेल, प्लांट सेल ना लिखकर वो पैरेन्काइमा लिख देगा क्वेश्चन में। सी बैक्टीरिया, बैक्टीरिया ना लिखकर वो ई कोलाई लिख देगा। डी एनिमल सेल, एनिमल सेल में तो सेल वॉल ही नहीं होती, इसकी जगह मान लो मसल सेल लिख देगा। तो हम आंसर क्या मार्क करेंगे? हम मार्क करेंगे बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टाइड प्लस पॉलीसेक्राइड होता है। अब यहां पर आपका दिमाग कहां खराब हो रहा है कि सर कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, पॉलीसेक्राइड क्या होता है? पहले सुन लो ध्यान से। कार्बोहाइड्रेट एक बड़ा ग्रुप है, उसमें पॉलीसेक्राइड, मोनोसेक्राइड, कई तरह के कार्बोहाइड्रेट आते हैं, यह समझो। तो पॉलीसेक्राइड, मोनोसेक्राइड, ये कई तरह के कार्बोहाइड्रेट आते हैं। स्टार्च एक पॉलीसेक्राइड है, काइटिन एक पॉलीसेक्राइड है। समझ में आ रहा है ये बात? ठीक है, तो अभी हम आपको कार्बोहाइड्रेट के बेसिक भी पढ़ाएंगे किसी दिन, ताकि आपको ये चीजें क्लियर हो। तो मैं आपसे अगर पूछूं प्लांट सेल में सेल वॉल होती है? हां होती है। बैक्टीरिया में होती है? हां होती है। फंजाई में होती है? होती है। क्या काम है? तीनों के रोल सेम है, यही रोल प्लांट में, एनिमल में और फंजाई में, लेकिन तीनों की सेल वॉल अलग केमिकल की बनी है। तीनों की सेल वॉल किसकी बनी है? अलग केमिकल की बनी है। यह समझ में आ रहा है? मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, यही तो बेसिक्स गड़बड़ हैं तुम्हारे। तुम्हें कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसेक्राइड, मोनोसेक्राइड में डिफरेंस नहीं पता। तो मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे को मैं एक्स्ट्रा लेकर आपको यह भी चीज पढ़ा दूं कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। जैसे आपको प्रोटीन और अमीनो एसिड में डिफरेंस तो अब समझ में आ गया है कि नहीं? बताओ मुझे। अमीनो एसिड की चेन पॉलीपेप्टाइड होती है, उसको फोल्ड करके प्रोटीन बनाते हैं, तो वो तो समझ में आ गया। ऐसे ही आपको कार्बोहाइड्रेट भी पढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, सही है। हां, अब ये चीज आपको समझ में आना पड़ेगा कि भाई अलग अलग केमिकल है। अब मैं जरा बैक्टीरिया की सेल वॉल दिखाता हूं आपको कैसे बनती है, जरा देखने की कोशिश करेंगे आप। थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं आपका, ध्यान से सुनो बेटा। हमारे पास, ध्यान से सुनो, इधर देखो भाई, इधर देखो हम क्या लिखते हैं, ध्यान से सुनो। हमारे पास ये एक शुगर है, ये एक शुगर है। देखो सेल वॉल कैसी होनी चाहिए, ध्यान से सुनो बेटा। कायदे से सेल वॉल इस तरीके की होनी चाहिए। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। सेल वॉल कुछ ऐसा होना चाहिए, जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। देखो इधर सारे बच्चे बेटा, देखो सेल वॉल दिखनी कैसी चाहिए, जरा मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं। इधर देखो सारे बच्चे, मेरी तरफ फोकस करो। देखो मान लो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप किसकी तरीके से लो? लाइक पॉलीथीन की तरीके से ले लो। पर पॉलीथीन में तो बिल्कुल पानी आर पार नहीं जाता ना, इसमें से पानी बाहर जा सकता है। लाइक पॉलीथीन ले लो। पॉलीथीन की कोई शेप होती है? नहीं होती। क्लियर है? शेप नहीं होती। पर और वो सॉफ्ट सा स्ट्रक्चर होता है ना, उसका कोई साइज, कोई शेप नहीं होती। अब सेल वॉल कुछ ऐसा होता है, ध्यान देना बेटा। सेल वॉल कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है सेल वॉल, जिसमें बीच में गैप होता है। ऐसा स्ट्रक्चर सेल वॉल होता है बेटा, समझो मेरी बात। अब ये स्ट्रक्चर जो है, ये मान लो सेल वॉल है। तो सेल वॉल कैसा स्ट्रक्चर होता है? उसके बीच में गैप्स होते हैं। ऐसे गैप होने से फायदा क्या होगा? चीजें आर पार जा सकती है। मुझे बताओ, अगर ये सेल वॉल है, अब मुझे बताओ, ये सेल वॉल हार्ड है बहुत, ये काफी ज्यादा हार्ड है। अगर मैं बाहर से कोई छोटी चीज ले जाना चाहूं तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में तो आ जाएगी। अच्छा, अगर मैं इसमें पानी भरूं, ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनो। अगर मैं इसमें बाहर से पानी ले जाना चाहूं, ऐसे मान लो ये सेल वॉल है, ध्यान से सुनना, मैं इसमें पानी भरूं ऐसे, जब मैं इसमें पानी भर दूंगा तो पानी ऐसे फोर्स लगाएगा इस पॉलीथीन पे। तो इस पॉलीथीन को सपोर्ट कौन देगा? सेल वॉल। आप खुद सोचो कि अगर सेल के अंदर ऐसे पानी भरे,
अगर ये सेल वॉल ना हो तो ये पॉलिथीन फट जाएगी। हां सर, बैलून टाइप का है या पॉलिथीन है, फट जाएगी। लेकिन अगर सेल वॉल बाहर हार्ड है, ऐसा सपोर्ट देगा, तो वो क्या करेगा, इस सेल मेम्ब्रेन को बाहर से सपोर्ट देने लगेगा। तो क्या सेल फटेगा? नहीं फटेगा। तो सभी तरह की सेल वॉल ऐसे ही काम करती है। फर्क क्या होता है, ये किन चीजों की बनी हुई है। अब मैं बैक्टीरिया में दिखाने जा रहा हूं ये किस चीज की बनी हुई है। सेल वॉल को ऐसा मानो कि जैसे कभी आप स्कूल में या किसी घर में आप लोहे के जाल देखते हो, ऐसे लगे रहते हैं जिसके बीच में गैप होता है। अच्छा, उस लोहे के जाल के आगे पॉलिथीन लगा दो ऐसे, और ऐसे फोर्स लगाओ तो जाल पीछे से सपोर्ट करेगा ना। अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर क्या होगा, भाई पॉलिथीन पे इतना फोर्स लगा हुआ है, ये चिपकी रहेगी ऐसे। अंदर अगर पानी भरा हुआ है तो इसका मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में कोई खास गैप नहीं होता, तो कोई छोटी चीज तो अंदर चली जाएगी, है ना, छोटी चीज अंदर चली जाएगी। लेकिन कोई बड़ी चीज मतलब जैसे प्लांट है, प्लांट का सेल बड़ा होता है, उसमें कोई बैक्टीरिया अटैक करे, जैसे समझो प्लांट का सेल इतना बड़ा है, बैक्टीरिया का सेल इतना बड़ा है, क्या प्लांट के सेल को, सेल वॉल को ये बैक्टीरिया पार कर पाएगा? नहीं कर सकता। तो प्लांट में एक एडिशनल रोल आ जाता है सेल वॉल का, प्रोटेक्शन। बैक्टीरिया की सेल वॉल शेप देती है। ये क्या हुआ, भूत आ गया? हाँ, इधर देखो, बैक्टीरिया की सेल वॉल ऐसे देख रहे हो, गैप है ना, शेप देगी, सपोर्ट देगी। प्लांट का क्या होता है, ये प्लांट सेल है, ये बैक्टीरिया सेल है। अब सेल वॉल इतने बड़े गैप नहीं होते कि बैक्टीरिया निकल जाएगा, समझ पा रहे हो? तो वो एक और एडिशनल रोल देती है, प्रोटेक्शन। किससे? इन्फेक्शन से बचाती है। तो आपको ये याद रखना है कि सेल वॉल एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है, ऐसे धागों का बना होता है। अब मैं आपको बैक्टीरिया का समझाने जा रहा हूं कैसा बना है, पर बैक्टीरिया में भी याद रखो वो किस केमिकल का बना है, पेप्टाइडोग्लाइकन। किसका बना है? पेप्टाइडोग्लाइकन का बना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है बेटा? अगर तू पेप्टाइड पूछ रहा है तो कंटाप लगेगा, क्योंकि मैंने पढ़ा दिया है तुझे ऑलरेडी। अब तुझे सेल वॉल समझ में आया कि नहीं? सेल वॉल ऐसे जाल जैसा होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पॉलिथीन जैसा। अगर अंदर पानी भरेगा तो बाहर सपोर्ट मिलेगा कि नहीं, मुझे बता पहले ध्यान से। हां, ठीक है, क्लियर है? आ जाओ जल्दी से, आगे देखो। अब मेरी बात सुनो। अब मैं आपको कह रहा हूं कि बैक्टीरिया का, ध्यान सुनेंगे, बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी है? मेड अप ऑफ पेप्टाइडो ग्लाइकन, इसकी बनी है। सही है सर, पेप्टाइडोग्लाइकन ये केमिकल है, दिस इज केमिकल। इसके बारे में बताते हैं। अच्छा, हमारे पास एक एंजाइम होता है, ध्यान सुनेंगे भाई, इनमें फर्क है दोनों वर्ड में, ये अलग है। लाइसोसोम, ये ऑर्गेनल होती है, ऑर्गेनल समझ में आता है, यूकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनल है। लाइसोजाइम ये एंजाइम है, ये एंजाइम है। लाइसोजाइम टीयर्स में होता है और सलाइवा में होता है, पर सलाइवा में एनिमल में, ह्यूमन में नहीं, टीयर्स में होता है। लाइसोजाइम एक ऐसा एंजाइम होता है, लाइसोजाइम कह रहा हूं, जोम नहीं कह रहा। लाइसोजाइम डाइजेस्ट कर सकता है पेप्टाइडोग्लाइकन को, पेप्टाइडोग्लाइकन को डाइजेस्ट कर सकता है। समझो मैं क्या कह रहा हूं, देखो मान लो पेप्टाइडोग्लाइकन के ये धागे हैं, ठीक है, इन धागों को मैंने इस तरीके से लगा दिया। देखो बेटा, अरे यार ये देखो, ये धागे हैं पेप्टाइडोग्लाइकन के, इनको मैंने ऐसे लगा दिया और सेल वॉल बना दी, ऐसे लगाकर मैंने सेल वॉल बना दी, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि पेप्टाइडोग्लाइकन को ये एंजाइम डाइजेस्ट कर सकता है, और ये एंजाइम कहां होता है? टीयर्स में और सलाइवा में होता है। तो मुझे बताओ कि आंख में पानी है? हां सर पानी है,
पानी में बेटा बैक्टीरिया आराम से ग्रो कर सकता है। तो जहां भी आपकी बॉडी में पानी, जैसे आईज है, आईज में इंफेक्शन होने के चांसेस होते हैं, तो हमारी आंख में एक एंजाइम बनता रहता है जिसे लाइसोजाइम कहते हैं, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल को डाइजेस्ट करता है। अगर बैक्टीरिया की सेल वॉल डाइजेस्ट होगी तो क्या वो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन फट जाएगी कि नहीं? हां सर, फट सकती है। तो इसका मतलब बैक्टीरिया मर जाएगा। तो हमारी आईज में बैक्टीरियल इंफेक्शन ना हो उसके लिए एक एंजाइम होते हैं जिनका नाम लाइसोजाइम है, जो किसको डाइजेस्ट करता है? पेप्टाइडोग्लाइकन को। और ये एनिमल्स के सलाइवा में भी होता है। इसीलिए अगर डॉग और कैट या कोई एनिमल चाट लेता है तो उनका घाव ठीक हो जाता है। देखो बेटा, चोट अपने आप ठीक होती है, लेकिन कोई चोट अगर खुली हुई है उसमें बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाएगा। वो चाटते हैं तो उनके एनिमल्स के सलाइवा में वो लाइसोजाइम होते हैं, जोम नहीं, जोम ऑर्गेनल होती है। लाइसोजाइम एक एंजाइम होते हैं जो पेप्टाइडोग्लाइकन को डाइजेस्ट करने का मतलब इन धागों को अलग अलग कर देते हैं, तो फिर सेल वॉल का स्ट्रक्चर नहीं रहता। तो वो क्या करते हैं बेटा, जब वो चाटते हैं तो उससे क्या होता है, वो घाव पर बैक्टीरियल इंफेक्शन नहीं होगा, वो अपने आप भर जाएगा। आपको ये पता होगा अगर डॉग के सर पे लग जाए तो उसकी डेथ हो जाती है। रीजन क्या है? वो यहां चाट नहीं सकता। जहां भी चोट लगे अगर वो खुद चाट लेते हैं कुछ टाइम के बाद ठीक हो जाती है, क्योंकि उनके सलाइवा में लाइसोजाइम होता है। हमारी आंख में क्या होता है? लाइसोजाइम होता है। कई बार क्या होता है बेटा, वो लाइसोजाइम का अगर अमाउंट कम होता है तो आंखों में इंफेक्शन हो जाता है। फिर हम एंटीबायोटिक डालते हैं जो बैक्टीरिया को मार सके। समझ में आ रहा है कि नहीं? बेटा कमेंट्स में जो झगड़ा कर रहे हैं वो 5 वर्ष तक नीट की तैयारी करेंगे, मुझे 100% पता है। उसके बाद एक दूसरे को ब्लेम करके चले जाएंगे। यदि आपने डॉक्टर बनना है तो कमेंट में अब्यूजिव वर्ड मत यूज करो, ठीक है? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर है? हां, सही है। समझ में आई नहीं आई? तो लाइसोजाइम क्लियर है बेटा, बिल्कुल सही है। लाइसोजोम ऑर्गेनल होती है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं इसकी बात कर रहा हूं। अच्छा, ह्यूमन में भी होता है क्या? नहीं, ह्यूमन में नहीं होता, हमारे सलाइवा में नहीं होता। तुम कहीं चाटने मत लगना चोट पे, है ना, कोई फायदा नहीं होगा। सही है। अब जरा स्ट्रक्चर देखो, सेल वॉल का स्ट्रक्चर दिखा देता हूं तुम्हें। आ जाओ, स्ट्रक्चर दिखा दो फटाफट से, 1 मिनट लगेगा। ध्यान से देखो बेटा, हमारे पास ये एक शुगर होती है जो ग्लूकोज की मॉडिफिकेशन से बनती है। इस शुगर का नाम नैग होता है। सर ये नया नाम सुना, कोई बात नहीं, सुन ले ध्यान से। एक और शुगर होती है, उसका नाम होता है नैम। सर ये सिलेबस में है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूं, सुन लेगा तो अच्छा रहेगा। नैग और नैम, ठीक है? ध्यान सुन, ये क्या है बेटा? ये शुगर है, ठीक है? ये भी क्या है? शुगर है। दोनों मॉडिफाइड शुगर है। इसकी फुल फॉर्म है एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन। सर ये याद करना है, अभी मत करना, बाद में कर लेना। एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन नैग की फुल फॉर्म है। नैम की फुल फॉर्म है एन एसिटाइल म्यूरामरिक एसिड। ये क्या है सर? ये क्यों बता रहे हो? अभी बता रहा हूं। ये जो शुगर्स होती है ना बेटा, ये जब इस तरीके से लगी रहती हैं ऐसे, ये इस तरीके से लगी रहती हैं ऐसे, ध्यान देना। ये इस तरीके से लगी रहती है बेटा। ये इस तरीके से शुगर लगकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिन्हें हम नाम देते हैं, ध्यान दें, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनाते हैं बेटा, ऐसे अल्टरनेट लग के। ये क्या बना रहे हो सर? बता रहा हूं, 1 मिनट दो बस मुझे, 1 मिनट दो बस। मैंने क्या किया है, नैग और नैम को अल्टरनेट लगा दिया। ध्यान से सुनना, मैंने क्या किया, नैग और नैम को ऐसे अल्टरनेट लगा दिया।
इस पर ये जो चेन बनाई मैंने, ये नैग और नैम की चेन बनाई, इनको हम ग्लाइकन कहते हैं। ये जो चेन बनी है ना, इन चेन का नाम क्या होता है? ग्लाइकन। ग्लाइकन होता है, इसे कहते हैं ग्लाइकन। समझना ध्यान से, इसे कहते हैं ग्लाइकन। अब यहां पर अमीनो एसिड जुड़ते हैं, किस पे? नैम पे। ये अमीनो एसिड की चेन होती है नैम पर। देखो, अमीनो एसिड की चेन नैम पर लगी होती है ऐसे, इस तरीके से। किस पे लगी होती है? नैम पर। और वो दूसरे, ये अमीनो एसिड की चेन है, ये वाली, दिस इज अमीनो एसिड की चेन। अमीनो एसिड की चेन को पढ़ चुके हो, पेप्टाइड बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बोलते हैं। अब क्या होता है, इन अमीनो एसिड की चेन में ऐसे क्रॉस लिंकिंग बनती है, इस तरीके से। क्या बनती है? क्रॉस लिंकिंग। मतलब मैं आपको सेल वॉल की का स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, एक शुगर होती है जिसका नाम नैग होता है, एक दूसरी शुगर होती है जिसका नाम नैम होता है। नैग और नैम को हम इस तरीके से लगाते हैं, चेन बनाते हैं, जिसे हम ग्लाइकन कहते हैं। फिर नैम पर यह अमीनो एसिड की चेन लगी रहती है, इस अमीनो एसिड की चेन को हम पेप्टाइड कहते हैं। और फिर उनके बीच में ऐसे क्रॉस लिंकिंग बनती है। तो आप अगर ध्यान से देखो, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम सेल वॉल के लिए, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं कि ये अमीनो एसिड की ऐसे चेन निकली हुई है, इस तरीके से अमीनो एसिड की ऐसे क्या निकली हुई है? चेन निकली हुई है। क्या ये बातें सही हैं? ये बातें ठीक हैं? इस तरीके से हम क्या करते हैं? क्रॉस लिंकिंग बनाते हैं, ऐसे क्रॉस लिंकिंग बनाते हैं। तो आपको फाइनली स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा। फाइनली स्ट्रक्चर सेल वॉल का जो मैं चाह रहा था उस तरीके का दिखने लगेगा, ये सेल वॉल बन जाती है। मेरा सिर्फ पॉइंट ये है, सर याद क्या करना है? देखो, सेल वॉल किसकी बनी है? पेप्टाइडोग्लाइकन। तो मेरे पास अमीनो एसिड की ये चेन्स है, चेन लगी हुई है, और वो आपस में ऐसे क्रॉस लिंक बना रहे हैं। क्रॉस लिंक समझ में आता है? ये इस तरीके से क्रॉस लिंकिंग बना रहे हैं। इस तरीके से पूरी सेल वॉल बनती है बैक्टीरिया की। समझना ध्यान से। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल, ध्यान से सुनेंगे, बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी है? पेप्टाइडोग्लाइकन। दो वर्ड है यहां पर, एक है पेप्टाइड। पेप्टाइड कहां है? ये रहा पेप्टाइड, ये रहा पेप्टाइड, ये पेप्टाइड है ना, ये सब पेप्टाइड है। साथ में ग्लाइकन। तो ग्लाइकन क्या है? ग्लाइकन ये चेन है, ये वाली, ये ग्लाइकन है, ये ग्लाइकन है। और इसके बीच में ये क्रॉस लिंकिंग बना रहे हैं। व्हाट इज क्रॉस लिंकिंग? ये वाला, ये भी अमीनो एसिड का बनता है। तो क्रॉस लिंकिंग बनता अमीनो एसिड का। सर ये याद कैसे होगा? कर ले बेटा याद। समझ, सिंपल समझ, सिंपल समझ। शुगर समझ में आ रहा है? दो शुगर के नाम है, एक का नाम है नैग और एक का नाम है नैम। दो नाम रहे सिर्फ, अभी पढ़ेंगे डिटेल इसकी बाद में। नैग और नैम को लगाया, ग्लाइकन बना। ग्लाइकन पर किसकी चेन आ गई? अमीनो एसिड की चेन आ गई ऐसे। उनके बीच में ये क्रॉस लिंकिंग बनाई। ये क्रॉस लिंकिंग समझ में आ रहा है? भाई अगर तुम्हारे पास ये डंडे हैं, इनको आपस में नहीं जोड़ोगे तो हार्ड स्ट्रक्चर नहीं बनेगा ना। हार्ड स्ट्रक्चर के उनको आपस में जोड़ना पड़ेगा। अब मैं आपको एक इंफॉर्मेशन बताता हूं जो क्लास 9th में थी। आपने एक एंटीबायोटिक सुनी है, पेनिसिलिन? हां सर, 9th में सुनी थी। पेनिसिलिन ये क्रॉस लिंकिंग बनने नहीं देती। इससे क्या होगा? इससे बैक्टीरिया की सेल वॉल नहीं बनेगी। लाइसोजाइम बनी हुई सेल वॉल तोड़ता है। एक एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक क्या होते हैं? केमिकल होते हैं। एंटीबायोटिक एक दवाई है जो बैक्टीरिया में ये क्रॉस लिंकिंग नहीं बनने देती, इसीलिए पढ़ा रहा हूं इसे। क्लियर है? सुन लो ध्यान से। हमने सुना है सर उसके बारे में। तो मैं आपको क्या दिखा रहा हूं, देखो मैंने आपको दिखाया कि मेरे पास ये नैग और नैम की चेन है ऐसे। हां सर। उसके बाद ये अमीनो एसिड की चेन इससे निकली हुई है, इस तरीके से अमीनो एसिड की चेन्स निकली हैं। हां सर, ये भी निकली हैं ऐसे। ठीक है, इनके बीच में ऐसे ये क्रॉस लिंकिंग बनती है। क्रॉस लिंकिंग समझ में आता है? ये आपस में ऐसे जुड़ते हैं इस तरीके से, ये क्रॉस लिंकिंग बनती है। ये भी अमीनो एसिड के हैं। तो ये चीज क्या है? दिस इज ग्लाइकन। ये क्या है? अमीनो एसिड की चेन,
हां सर, और ये क्या है? दिस इज क्रॉस लिंकिंग। ये जो मैं रेड से दिखा रहा हूं ना, दिस वन, दीज ऑल आर क्रॉस लिंकिंग। क्रॉस लिंकिंग का मतलब क्रॉस लिंक करना, क्रॉस लिंकिंग। तो ये क्रॉस लिंकिंग कौन रोकता है? क्रॉस लिंकिंग ये भी किसका है? पेप्टाइड है। तो पूरा स्ट्रक्चर पेप्टाइडोग्लाइकेन। एक एंटीबायोटिक क्या है? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन प्रिवेंट क्रॉस लिंकिंग। अगर वो क्रॉस लिंकिंग प्रिवेंट करेगा तो क्या नहीं बनेगी? सेल वॉल नॉट फॉर्म। अगर सेल वॉल नहीं बनी तो बैक्टीरिया क्या होगा? मर जाएगा। क्यों मर जाएगा? क्योंकि उसका सेल फट जाएगा, बैक्टीरिया किल हो जाएगा। क्या क्लियर है यहां पर? हां सर, यह बात समझ में आ गई, क्योंकि उसकी सेल वॉल फट जाएगी, है ना, सॉरी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फट जाएगी। अब मैं आपसे यह कहूं कि नेम वन बैक्टीरिया विच नॉट हैव सेल वॉल, जिसमें सेल वॉल नहीं है। क्या लिखूंगा नाम बताओ? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा वो बैक्टीरिया है जिसके अंदर सेल वॉल नहीं होती, जिसके अंदर सेल वॉल होती ही नहीं। अगर आपको यह बात समझ में आए, देखो पेनिसिलिन क्या करती है? सेल वॉल नहीं बनने देती, बैक्टीरिया को मार देती है। अगर मैं आपको कहूं, क्वेश्चन दूं, पेनिसिलिन इज नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट काम नहीं करेगी? ए ई कोलाई, बी नॉस्टॉक, सी लैक्टोबैसिलस और डी माइकोप्लाज्मा। आप खुद से सोचो भाई, क्या माइकोप्लाज्मा पे पेनिसिलिन काम करेगी? सेल वॉल ही नहीं है, कैसे काम करेगी? तो माइकोप्लाज्मा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा? माइकोप्लाज्मा को पेनिसिलिन नहीं मार सके। मेरी बात सुनो ध्यान से। आप जो एंटीबायोटिक खाते हो, एंटीबायोटिक की आंखें होती हैं क्या? नहीं सर, आंखें नहीं होती। उसको कैसे पता कौन सा बैक्टीरिया मारना है? वो एंटीबायोटिक एक केमिकल होती है जो उस बैक्टीरिया के किसी प्रोसेस को जाके बंद कर देती है। भाई ये प्रोसेस रोक दूंगी, वो बैक्टीरिया मर जाएगा। ऐसे ही पेनिसिलिन क्या करती है? एक ऐसी एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया की सेल वॉल नहीं बनने देती, एक प्रोसेस रोक रही है ना। तो अगर जिस बैक्टीरिया में सेल वॉल ही नहीं है तो मारेगी कैसे? उसे मार ही नहीं पाएगी। आ रहा है समझ? भाई तुमने एक एंटीबायोटिक खराई, तुमको अभी जब चल रहा था वो खा रहे थे सब लोग एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन की आंखें हैं क्या? नहीं। क्या करेगा? उसको कैसे पता उसको जाकर मारना है? उसको ये प्रोसेस ब्लॉक करना है। अगर वो प्रोसेस उसमें होता होगा तो उसे वो ब्लॉक कर देगा। जल्दी बोलो। आई समझ? तो लाइसोजाइम क्या करते हैं? सेल वॉल तोड़ते हैं, टीयर्स में होते हैं। पेनिसिलिन क्या करती है? सेल वॉल बनने नहीं देती। दोनों, लाइसोजाइम एंजाइम है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है। सही है भाई? तुमने पेन किलर, तुम मुझे खुद बताओ, तुम कोई मेडिसिन खाते हो, तुमने मतलब कोई एंटीबायोटिक खाई, उसकी आंखें नहीं है ना यार, कैसे मारता होगा किसी चीज को? डन है? समझ में आया आज का? ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इसको फिनिश करेंगे। कल वाले में प्रोकैरियोटिक सेल, अगर थोड़ा बचता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पर आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं एनसीईआरटी 100% कवर कर रही है। मेरे नोट से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा आपका नीट में। आप अपने नोट्स ध्यान से बनाएं। यहीं तक करेंगे। क्लास इज ओवर, बाय। ठीक है, अच्छा, इसमें डोपा मिलेगा आपको 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन का, आप उसको करेंगे। ठीक है, सही है, एंड करते हैं बेटा। थैंक यू सो मच, बाय। प्लीज बेसिक से पढ़ो। जिसकी फर्स्ट क्लास आज करी थी, पहले की 4 क्लासेस देखो पहले। ठीक है।